हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। डेरी के लिए माफी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। नई लड़ाई का आगाज। अभी तक आपने देखा कि तो सबसे पहले हमारी मुख्य किरदार आरुषि गुप्ता का पुनर्जन्म होता है और उसके पिछले जन्म में उसकी मां मनीषा, पिता मनिहार, उसकी बहन कावेरी जो कि बचपन में बदल दी गई थी, और उसका मंगेतर आशीष लालवानी, सबने मिलकर आरुषि को मार दिया था। वापस से जन्म के बाद आरुषि सबसे बदला लेना का सोचती है। तो सबसे पहले वो अपने उस भाई का हाथ तोड़ती है जिसने पिछले जन्म में उसका हाथ तोड़कर आरुषि का मेडिकल करियर खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो वापस से गुप्ता परिवार में चली जाती है। उसके बाद आशीष के दादा, जिसकी जान के बार आरुषि बचाती है, उस कारण माधव लालवानी आरुषि की शादी अपने पोते आशीष से तय कर देते हैं, जबकि आशीष कावेरी से बचपन से प्यार करता है। अब इसी में एंट्री होती है देश के सबसे ताकतवर आदमियों में से एक राघव की, जो कि आरुषि को पसंद करने लगता है। अब जब आरुषि कावेरी का रास्ते का कटा बैठक जा रही थी, इसी कारण कावेरी तान्या तिवारी, जो कि करणवीर मनाली के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक की बहू थी, और मनीषा के पिता भी। और क्योंकि करणवीर आरुषि अपने परिवार का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसी कारण दोनों मिलकर आरुषि को मारने का प्लान बनाते हैं। और इसमें वो इस्तेमाल करते हैं एक बच्ची का, जो कि नाजायज थी, उसका नाम रागिनी। पर एक बार आरुषि ने उसकी जान बचाई थी, इसी कारण रागिनी आरुषि को बचाने के लिए खुद आरुषि के बदले जहर पी लेती है। अब फिर तान्या और कावेरी का पर्दाफाश हो जाता है, जिसमें तान्या को जेल हो जाती है, तो वही कावेरी को घर से निकाल दिया जाता है। अब आगे कावेरी के मन में अब सिर्फ घृणा और जलन बची थी। आरुषि, ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। चाहे मैं गुप्ता परिवार से निकाल भी दी जाऊं, मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। क्या तुम सच में सोचती हो कि 18 साल के रिश्ते यूं ही खत्म हो जाते हैं? आरुषि ने सिर को थोड़ा टेढ़ा करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर देखते हैं तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन याद रखना, मैं अगर एक बार तुम्हें बाहर निकाल सकती हूं तो दोबारा भी कर सकती हूं। कावेरी ने ठुड्डी ऊपर उठाते हुए तंज कसते हुए कहा, ठीक है, चलो देख ले। माँ अभी गुस्से में है। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो खुद मुझे वापस बुलाएंगी। आरुषि ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि कावेरी का परिवार में कितना प्रभाव है। उसे अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि मनीषा के इस निर्णय के पीछे असली वजह क्या थी। कावेरी को गुप्ता परिवार में वापस न आने देना आरुषि को एक तरह की सुरक्षा देना था। कावेरी द्वारा आरुषि को जहर देने की साजिश उस पर बस एक हल्की सी डांट बनकर रह गई थी। न कोई ठोस सजा, न कोई बड़ा कदम। कुछ समय बाद जब सब शांत हो जाएगा तो लोग इस घटना को भुला देंगे और शायद कावेरी को फिर से खुले दिल से अपना लेंगे। आरुषि ने सिर हिलाया, लेकिन सीने में एक दर्द की लहर दौड़ गई, जबकि बाहर से वह शांत जल जैसी थी। इस जन्म में भी जैसे पिछले जन्म में था, मनीषा का झुकाव साफ साफ दिखाई देता था। कावेरी ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और उसकी आंखों में व्यंग्य की चमक थी। आरुषि, क्या तुम ये सोचती हो कि लालवानी परिवार से चिपक जाने से तुम्हारी जिंदगी बन गई? तो मैं तुम्हें बता दूं, चाहे मनोज लालवानी को लगे कि तुम सही लड़की हो, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम और आशीष कभी एक नहीं हो सकते। हर शब्द के साथ उसने जोर दिया, लालवानी परिवार की बहू तो मैं ही बनूंगी। आरुषि उसके इस बात पर स्तब्ध रह गई। पहली बार उसने ठहरकर कड़वी हंसी के साथ कहा, रख लो। चाहे वो आशीष हो या वो तथाकथित लालवानी बहू का तमगा। अगर मुझे वो थाली में सजाकर भी दे तब भी मैं नहीं लूंगी, समझी? और वैसे भी कचरा चाहे सोने के कटोरे में रहे, वो कचरा ही रहेगा। आरुषि के इन बातों कर कावेरी ने उपहास के साथ होंठ सिकोड़ लिए, जैसे कह रही हो, हाँ हाँ और कुछ। उसे लगता था कोई भी लड़की इतनी मूर्ख नहीं हो सकती जो लालवानी परिवार की बहू बनने से इनकार कर दे। इसलिए जब आरुषि ने उनकी शादी के प्रस्तावों को बार बार ठुकराया तो उसे लगा ये सब एक चाल है, बस दबाव बनाने की एक कोशिश। आरुषि ने लंबी सांस ली। कावेरी, तुम सिर्फ 18 की हो। क्या तुम्हें जरूरत है किसी पुरुष पर निर्भर होने की? कावेरी झल्ला गई और बोली, तुम क्या जानो? तुम एक गंवार लड़की हो जिसकी सोच बहुत छोटी है। तुम्हें पता ही नहीं लालवानी परिवार का सदस्य होना क्या होता है। इस लेवल की पहचान सिर्फ पैसों से नहीं आती। यहाँ तक कि गुप्ता परिवार भी उन्हें सम्मान देता है। अब अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने सारे सपने छोड़ दूं ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, तो सुन लो, वो कभी नहीं होगा। आरुषि ने कोई जवाब नहीं दिया। छोड़ो, हर किसी की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। अब ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं था। कल रागिनी का अंतिम संस्कार होना था और आज की रात आरुषि ने उसके साथ बिताने की ठानी थी, एक आखिरी बार।
उसे देख कावेरी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने फिर ताना मारा, वैसे मानना पड़ेगा, तुम तो कमाल कर गई, रागिनी को ही मुझसे खिलाफ कर दिया। उसने जहर खाना मंजूर कर लिया पर तुम्हारे खिलाफ उंगली नहीं उठाए। और ऊपर से उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया ताकि सबूत मिल जाए मेरे खिलाफ। आरुषि ने उसे ठंडी नजर से घूरते हुए कहा, हर कोई तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थी होना गलत है क्या? कावेरी तुरंत पलटी, इस दुनिया में जो खुद का ध्यान नहीं रखता वो कुचल दिया जाता है। फिर उसने आरुषि पर आरोप लगाते हुए कहा, चलो सच कहें तो रागिनी की मौत में तुम्हारा भी हाथ है। अगर तुम बीच में नहीं आती तो वो जिंदा होती। तान्या कभी उसे इतनी दूर नहीं धकेलती और वो कभी उस मोड़ पर नहीं पहुंचती। कावेरी ने एक विजयी मुस्कान के साथ ठहाका लगाया। इसके जवाब में आरुषि ने उसकी और रागिनी की एक काली सफेद तस्वीर बढ़ा दी। तस्वीर में रागिनी की मुस्कुराहट थी, उजली, मासूम, शांत। पर कावेरी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे उस मुस्कुराहट के पीछे की आंखें उसके भीतर झांक रही हों। आह, दूर हटो मुझसे। आरुषि ने फोटो फ्रेम को साफ किया और उसे फिर से अपनी जगह पर रखा। फिर उसने ठंडी नजरों से कावेरी की ओर देखा और बर्फ जैसी आवाज में बोली, क्या तुम्हें ज़मीर शब्द की स्पेलिंग भी आती है? तुमने लोगों को नुकसान पहुंचाया और अब चाहती हो कि वे तुम्हारे अपराध की हिस्सेदार बने। आखिर क्यों? वे ऐसा क्यों करें? कावेरी एक कदम पीछे हटी। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। रागिनी की लाश और उस माहौल की सिहरन उसे डरा रही थी। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। बस देख लेना आरुषि, एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगी। इतना कहकर वह मुड़ी और वहां से भाग गई। आरुषि ने हल्की मुस्कान के साथ पीछे से आवाज दी, कावेरी, जब घड़ी 12 बजाए तो देखना कहीं तुम्हारे सपनों में मैं ना आ जाऊं। कावेरी के कदम एक पल को लड़खड़ा गए। उस रात आरुषि ने अकेलेपन से भरे, शांत और सुनसान आंगन में वक्त बिताया। कभी कभार कोई नौकरानी कुछ छोड़ने आ जाती, लेकिन ज्यादातर समय वो अकेली ही थी। वो आंगन के बीच रखी कुर्सी पर बैठी थी, ऊपर आसमान चौकोर दिखाई दे रहा था। चांदनी धुंधली थी और बीते जीवन की यादें इस जीवन की सच्चाइयों में मिल रही थीं। पिछले जन्म में आरुषि ने रागिनी का नाम तक नहीं सुना था। इसका मतलब था कि रागिनी उस गांव में ही फंसी रही, जहां से उसे बेच दिया गया और उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट गया। लेकिन इस जन्म में एक संयोग से आरुषि ने उसे उस गांव से निकाल लिया। और फिर भी वह किसी और ही रूप में दुखद अंत को प्राप्त हुई। तो किस्मत आखिर है क्या? आरुषि ने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से सवाल किया। काफी देर बाद उसने आंखें खोली और खुद को जवाब दिया, किस्मत से लड़ना ही उसकी किस्मत थी। अगले दिन सुबह होते ही करणवीर जोशी द्वारा भेजी गई गाड़ी आ गई। रागिनी का जल्दी से अंतिम संस्कार किया गया और करणवीर के इंतजाम से उसे आयशा सिब्बल के बगल में उसकी शोक प्रतिमा बनाया गया। आखिरकार वह अपनी मां के साथ फिर से मिल गई थी। मनाली में उस सप्ताह कई दिन बारिश होती रही। आरुषि गुप्ता परिवार में वापस नहीं गई। वह कॉलेज में ही रुकी रही, पढ़ाई करती रही और जो जरूरत से ज्यादा बोलते थे उन्हें उनके स्थान पर रखती रही। इस दौरान सार्थक उससे कई बार मिलने आया। उसी से आरुषि को पता चला कि उस दिन के बाद मनीषा ने अपना मन पूरी तरह से बना लिया था, कावेरी से मिलने से इनकार कर दिया और उसे वापस आने नहीं दिया। यानी कावेरी को वास्तव में परिवार से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि जब मनोहर को कावेरी की करतूतों का पता चला तो उन्होंने जबरदस्त गुस्सा किया और उसका अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड भी छीन लिया। सब हैरान रह गए। सार्थक ये सब बताते हुए थोड़ी राहत देना चाहता था ताकि आरुषि का दुख कुछ कम हो सके। आरुषि हल्के से हंसी, और फिर क्या हुआ? मिसेस गुप्ता का दिल तो अब तक पिघल गया होगा, है ना? सार्थक कुछ पल के लिए चुप रहा, चेहरे पर झिझक के भाव। भले ही कावेरी को परिवार से निकाल दिया गया था और मनीषा निराश थी, पर जैसे ही मनोहर ने ब्लैक कार्ड छीना, मनीषा का दिल पिघल गया। उसने अपने नाम से एक फ्लैट दिलवाया और 2 नौकरानियां भी वहां भेज दी। सार्थक को ये सब ज्यादा लगा और उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनीषा ने तीखे शब्दों में जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन भूखी मरे या सड़कों पर आ जाए? लेकिन क्या ये आरुषि के लिए न्याय था? इसी वजह से सार्थक अक्सर आरुषि से कॉलेज में मिलने आता था। उसे चिंता थी कि कहीं उसे कोई परेशान न कर रहा हो, और वो उसे अपने तरीके से सांत्वना देने की कोशिश करता। आरुषि ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे ये सब तो उसने पहले ही सोच लिया हो। सार्थक को अजीब सी बेचैनी हुई। वह बोला, मैं सोचता था माँ के स्वभाव के हिसाब से वो तुम्हारी ज्यादा परवाह करेगी। तभी अचानक सार्थक का फोन बचा और दूसरे तरफ की बात ने उसे जैसे परेशानी में डाल दिया।
आखिर कौन था दूसरी तरफ जिसने सार्थक को परेशानी में डाल दिया? सगाई की तैयारियां। जब मनीषा को पता चला कि उसकी असली बेटी का जन्म के समय अदला बदली हो गई थी, तब से वह लगातार चिंता में डूबी रही। आरुषि की तलाश में उसने न जाने कितने लोगों को लगा दिया, कितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, सिर्फ उसे ढूंढ निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही वह आरुषि मिल गई, उस गहरी चिंता की जगह धीरे धीरे असंतोष और चिड़चिड़ापन भरता गया। सार्थक, तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? मनीषा की उस मनोस्थिति पर आरुषि के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आवाज में तंज भी था और समझ भी, क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती। शुरुआत में चिंता होती है, बस एक अधूरे न्याय की भावना। लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है तो वही चीज उतनी बड़ी नहीं लगती। और फिर जब दोबारा वह चीज हाथ से निकलती है, तब पछतावा सबसे ज्यादा चुभता है। सार्थक ने धीरे से सिर हिलाया, नकारात्मक भाव से। खुद को इतना कम मत आंको आरुषि। माँ और पापा की नजर में तुम भी उतनी ही जरूरी हो। कुछ बार अगर उन्होंने तुम्हें अनदेखा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार कम है। क्या वाकई? इन शब्दों को कहते वक्त आरुषि के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह भीतर से बहुत कुछ समझ चुकी हो। फिर उसने कहा, इस संपन्न दुनिया में थोड़ा भी बहुत लगता है। पेड़ पर बैठा पक्षी एक ही शाखा घेरता है, और नदी से पानी पीती चूहिया 2 घूंट में ही पेट भर लेती है। मनीषा और मनोहर की नजरों में आरुषि बस एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे थोड़ा सा प्यार, थोड़े से पैसे और थोड़ी सी सहानुभूति से पूरा किया जा सकता था। उनके लिए कभी कोई गहरा पारिवारिक जुड़ाव था ही नहीं। और आरुषि सब जानती थी। वह अपने आप को नहीं, बल्कि गुप्ता परिवार की सोच को कम आंक रही थी। सार्थक कुछ बोल पाता, इससे पहले ही आरुषि ने हल्के से कहा, ठीक है सार्थक, मुझे ये किताबें लाइब्रेरी में लौटानी है। फिर मिलते हैं। इतना कहकर वह 2 किताबें सीने से लगाए आगे बढ़ गई। सार्थक ने माथा रगड़ा, वह थोड़ा असहाय सा महसूस कर रहा था। वह उसके पीछे जाना ही चाहता था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, माँ कॉलिंग। मनीषा। हाँ माँ, बोलिए। सार्थक, क्या तुम अपनी बहन के कॉलेज में हो? उससे कहना कि कल सगाई का भोज है। उसे वहां जरूर पहुंचना है और बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। मनीषा की बात सुनकर सार्थक कुछ बोल ही नहीं पाया। मनाली में जो पुल का मामला था, अब पूरी तरह से सुलझ चुका था। गुप्ता परिवार ने मौके का फायदा उठाते हुए एक नया पुल बनवाने की घोषणा कर दी थी और उसके लिए 100 करोड़ की राशि दान भी कर दी थी। इस रणनीतिक कदम से उन्होंने जनमत में भारी बढ़त हासिल कर ली। उनकी पीआर टीम ने भी बाकी तकनीकी मसलों को बड़े ही चतुराई से संभाल लिया। इतना ही नहीं, मनोहर ने उस शख्स को भी पकड़वा लिया था जो इस साजिश के पीछे था। कुल मिलाकर यह संकट पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया था। लेकिन लालवानी परिवार के साथ जो विवाह अनुबंध था, वह अब भी जस का तस कायम था। माधव उम्मीद से ज्यादा परेशानी वाला साबित हो रहा था। हर बार जब सार्थक बातचीत करने की कोशिश करता, उसे टाल दिया जाता। और जब किसी तरह उससे मुलाकात हो भी जाती, तो सगाई तोड़ने की बात पर माधव तरह तरह के बहाने बना देता। सीधी बात में कहें तो माधव ने साफ कर दिया था, या तो ये सगाई होगी या फिर वो आरुषि को जबरन उस शादी में धकेल देगा, चाहे उसे मंजूर हो या नहीं। सगाई का बोझ सिर पर था। सार्थक ने माथा दबाया और थके स्वर में कहा, ठीक है माँ, मैं उसे बता दूंगा। फोन करते ही वह सीधा लाइब्रेरी पहुंचा, जहां आरुषि मौजूद थी। उसने बिना भूमिका बांधे कहा, मैंने गाड़ी का इंतजाम करवा दिया है। तुम्हें मनाली से बाहर ले जाया जाएगा। कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाए, तब वापस आ जाना। तो बताओ, मेरे इस प्लान पर क्या कहती हो? यह उसके भाई की ओर से किया गया एक आखिरी प्रयास था, आरुषि को उस जबरन थोपे जा रहे विवाह से बचाने का। लेकिन आरुषि हंसी। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद सार्थक, पर यह सगाई तो हो ही नहीं सकती। और वैसे भी कल मुझे एक मरीज को देखना है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही। सार्थक ने हल्के से उसके सिर पर थपकी दी। तुम मेरी बात नहीं मान रही हो भी? अगर कल वाकई कोई तुम्हें उठा कर ले गया तो क्या करोगी? आरुषि ने आंख मारी और मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं पहले से देख सकती हूँ कि मनोज लालवानी जी की सारी योजनाएं सफल होंगी। बस मुझ पर भरोसा रखो। सार्थक ने एक लंबी सांस ली। उसे अब भी चिंता थी, लेकिन उसने आरुषि की इच्छा का सम्मान करने का निर्णय लिया। जाते जाते वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बार फिर पूछा, वैसे कल ही तो सगाई का भोज है, क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हो रही? आरुषि मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसे वाकई कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बेचैन कोई और था।
मनाली के भीड़ भाड़ वाले हृदयस्थल में स्थित एक भव्य अपार्टमेंट में कावेरी गुस्से से तमतमा रही थी। उसने मेज से एक कप उठाया और सीधा टीवी पर दे मारा। टीवी की स्क्रीन पर सगाई की खबरें लगातार चल रही थीं। लालवानी परिवार 4 प्रतिष्ठित घरानों में सबसे अग्रणी, प्रतिष्ठा और ताकत का प्रतीक था। और जब उनका गठबंधन मनाली के सबसे अमीर गुप्ता परिवार से हुआ, तो ये स्वाभाविक रूप से चर्चा का केंद्र बन गया। इतना ही नहीं, माधव ने इस आयोजन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर के सबसे महंगे वेन्यू को उसने किराए पर लिया था, जिसके निर्माण में ही करोड़ों खर्च हो चुके थे। दूर से देखने पर वह किसी महल जैसा लगता था और भीतर का दृश्य तो किसी सपने से कम न था। माधव ने आदेश दिया था कि उस पूरे स्थान को भीतर और बाहर दोनों ओर से पूरी तरह इसी आयोजन के लिए आरक्षित रखा जाए। निमंत्रण सूची में शहर के प्रतिष्ठित परिवारों और उच्च समाज के लोग शामिल थे। यहां तक कि पहली बार देश के प्रमुख मीडिया चैनलों को भी आमंत्रित किया गया था, ताकि वे इस समारोह की लाइव रिपोर्टिंग कर सकें। इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक ड्रोनों से विशेष प्रदर्शन और शहर भर में आतिशबाजी की योजना भी बनाई गई थी। ऐसे आयोजन को देखकर कोई भी जल उठे, लेकिन कावेरी को लग रहा था कि यह सब आरुषि के लायक नहीं है। उसे लगता था कि उसे आरुषि की जगह होना चाहिए था, ये सब पाने वाली वही होनी चाहिए थी। गुस्से से पागल होकर कावेरी ने इधर उधर चीजें तोड़नी शुरू कर दी। इस दौरान उसके 2 सुंदर नाखून भी टूट गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जब पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था और उसका गुस्सा थोड़ा थमा, तो उसने पास खड़ी नौकरानी की ओर देखा और चिल्लाए, क्या तुम दोनों अंधी हो? साफ सफाई कर दो यहाँ की। मनीषा ने उस नौकरानी को कावेरी की देखभाल के लिए लगाया था, क्योंकि वह चिंतित थी कि परिवार से निकाल दिए जाने के बाद कावेरी अकेले उस आलीशान अपार्टमेंट में शायद न संभल पाए। लेकिन किसी को यह अनुमान नहीं था कि गुप्ता परिवार से बाहर होने के बाद कावेरी का गुस्सा और भी भड़क जाएगा। वह अपने आसपास के लोगों को इंसान नहीं समझती थी, उन्हें बिना सोचे समझे आदेश देती और जब मूड खराब होता तो उन पर चीजें फेंकती या जोर जोर से अपशब्द कहती। नौकरानियां डर के मारे कुछ कह नहीं पाती, बस सिर झुकाकर टूटी चीजें समेटती और चुपचाप सफाई करती रहीं। जब कमरा फिर से साफ हो गया तो कावेरी ने एक बार फिर अपने आप को किसी रानी की तरह महसूस करते हुए घोषणा की, अब तुम सब निकल जाओ, आज रात मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जी मिस गुप्ता, नौकरानी ने धीरे से जवाब दिया और चुपचाप कमरे से निकल गई। नौकरानियां जैसे ही कमरे से बाहर निकली, कावेरी ने अपना फोन उठाया और आशीष को कॉल किया। उसकी आवाज धीमी, कांपती हुई थी, जिसमें आंसुओं की हल्की सी परछाई छुपी थी। आशु, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे अस्पताल ले जा सकते हो? कावेरी की तबीयत खराब सुनकर आशीष तुरंत निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, माधव ने उसे रोक लिया। सगाई का दिन कल है और पूरा शहर उसे देखेगा। तुम घर पर क्यों नहीं रुक रहे? कहाँ जा रहे हो? दादाजी। आशीष थोड़ी देर झिझका, फिर जल्दी से बहाना बना लिया। कंपनी में एक जरूरी काम है जिसे अभी देखना है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ये सुनकर माधव का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। नलालवानी परिवार का उत्तराधिकारी होने के नाते आशीष ने कम से कम व्यापार की जिम्मेदारी में अपनी योग्यता साबित की थी। इससे माधव को कुछ संतोष मिला। ठीक है, जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। जी दादाजी, आप आराम करिए। आशीष ने सिर झुकाया और अपनी कार में बैठ गया। जब तक वह कावेरी के आलीशान अपार्टमेंट पहुंचा, रात के 10:30 बज चुके थे। कावेरी की तबीयत को लेकर वह भीतर ही भीतर घबरा रहा था। जिस लड़की को उसके परिवार ने निकाल दिया था, अब वह अकेली थी और बीमार भी। जल्दबाजी में उसने डोरबेल तक नहीं बजाई, सीधे दरवाजा खटखटाने लगा। कई बार कोशिश करने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसकी चिंता और बढ़ गई। वह दरवाजा तोड़ने का मन बना ही रहा था कि जब उसने हैंडल घुमाया तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ था। कावेरी, तुम कहाँ हो? आशीष अंदर दाखिल हुआ। अपार्टमेंट किसी आलीशान फ्लैट से कम नहीं था, जहां से जमीन से छत तक की खिड़कियों के पार पहाड़ों का बेहद सुंदर दृश्य दिखाई देता था। उसने कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह बेडरूम की ओर बढ़ा, पर वहां का नजारा देखते ही आशीष जैसे पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आखिर क्या देखा आशीष ने? क्या कल सगाई हो पाएगी? चैप्टर सगाई का दिन। आशीष अंदर दाखिल हुआ। अपार्टमेंट किसी आलीशान फ्लैट से कम नहीं था, जहां से जमीन से छत तक की खिड़कियों के पार पहाड़ों का बेहद सुंदर दृश्य दिखाई देता था। उसने कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह बेडरूम की ओर बढ़ा, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला।
पीछे मुड़ते ही उसने देखा कावेरी खाली पांव एक नाजुक पारदर्शी गाउन में बाहर निकल रही थी। कावेरी अभी अभी नहाकर निकली थी। उसके बाल अब भी भीगे हुए थे, किनारों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। भाप से उसका चेहरा गुलाबी हो गया था और उसकी बड़ी मासूम आंखों में एक तरह की नाजुकता थी जो उसे बेहद कोमल और असहाय बना रही थी। उसका हल्का पारदर्शी गाउन उसकी काया को ज्यादा नहीं छुपा रहा था और वह धीरे धीरे चलते हुए आशीष के पास आने लगी। जमीन पर उसके गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे। उसका गाउन हवा में तितली की तरह लहरा रहा था। आशु, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने हल्के से अपने होंठ काटे और सिर नीचे झुकाया, जिससे उसके भीगे बाल चेहरे के एक ओर गिर पड़े और उसकी दूध जैसी गोरी त्वचा और भी उजली लगने लगी। इस नज़ारे को देख आशीष का तो जैसे दम घुटने लगा। उसकी गहरी आंखों में हलचल सी होने लगी। पर जब कावेरी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की तो आशीष ने उसे धीरे से पीछे हटाया और दृढ़ स्वर में कहा, अब बस करो कावेरी, और जाकर कपड़े पहन लो। कावेरी ने उससे लिपटने की कोशिश की। उसका गर्म और महकता हुआ शरीर उसके बेहद करीब था। वह खुशबू आशीष को कुछ पल के लिए भ्रमित कर गई, मगर अगले ही क्षण उसने कावेरी को और सख्ती से अलग किया। उसकी आवाज अब और कठोर हो गई थी। अब जब तुम बीमार नहीं हो तो मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर मुड़ा। उसकी पीठ पूरी तरह ठंडी और बेरुखी से भरी हुई थी। कावेरी इस नज़ारे के कारण स्तब्ध रह गई। उसने इस शाम के लिए महीनों की मेहनत की थी। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में लाखों रुपये खर्च किए थे ताकि वह सिर से पांव तक परिपूर्ण लगे। और अब आशीष बिना एक पल ठहरे जा रहा था। नहीं, कावेरी यह हरगिज नहीं होने दे सकती थी। वह दौड़कर उसके पीछे आए और उसकी कमर से लिपट गई। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। आशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? आशीष ने गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे उसके हाथ हटाते हुए कहा, कावेरी, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो भावना वैसी है जैसे कोई एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त के लिए रखता है। तुम समझ रही हो ना? कावेरी की आंखें हैरानी से फैल गईं, उसमें तुरंत आंसू भर आए। उसे यकीन नहीं हुआ कि आशीष ने ऐसा कहा। उसके दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। आशु, मैं तुम्हें 8 साल की उम्र से जानती हूँ और आज पूरे 10 साल हो गए। तुमने मुझे इतने तोहफे दिए, मुझे घुमाने ले गए, जब लोग मुझे तंग करते थे तब तुमने मेरा साथ दिया। और अब जाकर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मुझसे रिश्ता सिर्फ एक दोस्त जैसा है। फिर उसने जोर से सिर हिलाया और रोते हुए बोली, मैं नहीं मानती। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अब किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए मुझे नहीं चाहते। कौन है वो? क्या वो आरुषि? हाँ, क्या वो लड़की आरुषि? उद्धरण चिन्ह। नहीं, आशीष ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, यहाँ तक कि आरुषि का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। वह किसी से भी प्यार कर सकता था, पर आरुषि से नहीं। कावेरी ने राहत की सांस ली और चालाकी से उसके सामने घूम गई और उसकी गर्दन में हाथ डाल दिए। आशीष कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह अपने पंजों पर उठी और आशीष के होठों पर अपने होठों को रख दिया। इस अचानक हुए बदलाव से आशीष हैरान रह गया। कावेरी, हटो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ गले में फंसे थे और वह उसे ऐसे फेंक नहीं सकता था। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और किसी एक के फिसलने से वे दोनों बिस्तर पर गिर गए। अब आशीष थोड़े अस्त व्यस्त हो गया था। उसके कॉलर और होंठ के कोने पर लिपस्टिक का हल्का निशान था। कावेरी की आवाज अब बेहद कोमल और मोहक हो गई थी। आशु, तुम आरुषि से सगाई नहीं करना चाहते, है ना? तो फिर आज रात मेरे साथ क्यों नहीं रुक जाते? इस बार जब उसने फिर से उसे चूमने के लिए झुकना चाहा, तो आशीष, जो पहले ही उसकी छेड़खानी से विचलित था, उसने इस बार उसे नहीं रोका। एक पल के लिए उसकी आंखों में कावेरी का सुंदर चेहरा आरुषि की छवि से मिल गया। अगली सुबह अपार्टमेंट के आलीशान शयन कक्ष में सूरज की रोशनी भर चुकी थी। कावेरी ने आंखें खोलीं, पर फिर जब उसने बगल में देखा तो वह जगह खाली और ठंडी थी। वह अब भी पिछली रात वाला पारदर्शी गाउन पहने थी और उस पर एक कंबल डला था। बीती रात की सारी यादें अचानक उसके ज़हन में ताज़ा हो उठीं। अब कावेरी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पिछली रात उसने साफ देखा था कि उसके करीब आने पर आशीष विचलित हो गया था। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता तो वह उसे अपने पास रोक लेती और अगले दिन की सगाई की दावत में आरुषि सबसे बड़ा मजाक बन जाती। लेकिन उस क्षण भी आशीष ने उसे झटक दिया था। कावेरी उसे ऐसे कैसे जाने देती? मगर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने माफी मांगी और फिर उसने आशीष को जोर का धक्का देकर बेहोश कर दिया। कावेरी गुस्से से फट पड़ी। उसने पास पड़ा तकिया उठाया और जोर से कमरे में फेंक दिया। आज ही आशीष और आरुषि की सगाई का दिन था।
सगाई शाम 5 बजे थी और अभी 3 बज चुके थे। यानी अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। कावेरी की आंखों में अंधकार उतर आया था। उसका मासूम और भोलाभाला चेहरा अब द्वेष और सनक से भर गया था। तभी उसकी नज़र मेज पर रखे फल काटने के चाकू पर पड़ी। उधर आरुषि का वीकेंड बेहद व्यस्त रहा था। उसने 2 दिन में 5 मरीजों का इलाज किया, जिनकी बीमारियां इतनी जटिल थीं कि मेडिकल सेंटर तक उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। विकास जोशी के परिवार की समस्या और रागिनी की मौत के बाद से करणवीर जोशी खुद को पूरी तरह से दुनिया से काट चुके थे। वह विकास के परिवार से अब भी नाराज थे और अब उन्होंने जोशी परिवार पर और भी सख्त नियंत्रण लागू कर दिया था। साथ ही उन्हें रागिनी की मौत का गहरा पछतावा भी था। उम्र बढ़ने के साथ ही करणवीर ने धीरे धीरे मेडिकल सेंटर की जिम्मेदारी आरुषि को सौंपनी शुरू कर दी थी। आरुषि एक युवा उत्तराधिकारी के रूप में खुद को साबित करना चाहती थी। उसकी चिकित्सा जानकारी बेजोड़ थी, ऐसी जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वह सबसे जटिल रोगों का इलाज एक ही बार में कर देती थी। हर एक मरीज के इलाज के साथ मेडिकल सेंटर के वे अनुभवी डॉक्टर भी, जो पहले उसकी योग्यता पर संदेह करते थे, अब उसके ज्ञान और कौशल के आगे नतमस्तक होने लगे थे। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। एक मरीज को देखने के बाद आरुषि गुप्ता थकी हुई और भूखी थी। कॉलेज लौटते समय उसने एक ठेले से एक समोसा और एक कचौरी ले लिया। फूलों की क्यारी के पास बैठकर वह आराम से अपना समोसा खाने लगी थी कि तभी अचानक उसके सिर पर एक बड़ी छाया छा गई और धूप रुक गई। उसने ऊपर देखा तो पाया कि काले सूट और काले चश्मे पहने हुए कई बॉडीगार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उनमें से एक, जो शायद उनका नेता था, थोड़ा झुककर बोला, मिसेज लालवानी, हम माधव लालवानी के आदेश पर आपको लेने आए हैं। कृपया गाड़ी में चलिए। ये दृश्य माधव द्वारा दी गई पिछली धमकी की याद दिला रहा था। उसने कहा था कि चाहे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े, वह आरुषि को शादी तक जरूर ले जाएगा। आरुषि ने ठंडे स्वभाव से एक और निवाला लिया और बोली, मनोज लालवानी के पिताजी भी कमाल के हैं। जबरदस्ती मुझे उठा लेने से क्या मिलेगा? अगर उनमें हिम्मत है तो। उसके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि तभी बॉडीगार्ड्स ने रास्ता छोड़ दिया। अब सामने से आशीष लालवानी खुद कार से उतरते हुए लंबी चाल में उसकी ओर आ रहे थे। क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? उसकी आवाज में हल्की मुस्कान और गूंज थी। आरुषि लगभग अपना समोसा गले में फंसा बैठी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। आशीष यहाँ क्या कर रहा था? क्या उन्हें कावेरी के साथ नहीं होना चाहिए था? पिछले जन्म में सगाई की दावत के दिन तो आशीष आया ही नहीं था। इस जीवन में भी, जहां आरुषि और आशीष के बीच शायद ही कोई मेलजोल था। वह तो आरुषि से नफरत करते थे और उसकी बेइज्जती होते देखना पसंद करते थे। इसी कारण आरुषि को पूरा विश्वास था कि यह सगाई कभी नहीं होगी। लेकिन अब वही आशीष खुद उसे लेने आ गए थे। आरुषि अब थोड़ी भ्रमित सी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की उलझन साफ झलक रही थी, जिसे वह छुपाने का समय भी नहीं पा सकी थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर आशीष लालवानी के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। आरुषि, मैंने सोचने के बाद फैसला किया है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। लेकिन यह मत समझना कि मैं कभी भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। क्या वही लड़की नहीं थी जो बार बार कहती थी कि उसे उससे शादी नहीं करनी? क्या ये वही नहीं थी जो कई बार उसे नजरअंदाज कर चुकी थी, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा चुकी थी? ठीक है फिर, अब उसके पास बदला लेने के बहुत मौके होंगे। आशीष ने एक इशारा किया और बॉडीगार्ड से कहा, क्या देख रहे हो? मिसेज लालवानी को गाड़ी में बैठाओ। सगाई शुरू होने वाली है। जी, मिस्टर लालवानी। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत दोनों तरफ से आगे बढ़कर आरुषि के दोनों बाजू पकड़ लिए और उसे जबरन गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। वह कितना भी संघर्ष कर ले, इन ताकतवर बॉडीगार्ड्स के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली थी। लेकिन अगर वह विरोध न करती तो क्या वह सच में एक बार फिर उसी गलती को दोहराने जा रही थी? क्या वह दोबारा उसी इंसान के साथ बंध जाएगी जिसने पिछले जन्म में उसे जेल भिजवाया था? वह यही सोच रही थी जब उसे धकेला कर गाड़ी में बैठा दिया गया। आशीष भी उसके पीछे गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से बोला, चालू करो। लग्जरी गाड़ियों का काफिला मनाली के प्रिस्टन हॉल वेडिंग कैसल की ओर तेजी से रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही आरुषि को तुरंत एक ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया, जहां उसे सगाई की पोशाक पहनाई जानी थी। एक मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद था जो उसके चेहरे पर मेकअप कर रहा था। दरवाजे के बाहर कई बॉडीगार्ड्स तैनात थे ताकि वह भाग न सके। ये सब माधव की योजना थी। आशीष लालवानी को इन अतिरिक्त सावधानियों पर हंसी आ रही थी।
उसे पूरा यकीन था कि आरुषि भागने की कोशिश नहीं करेगी। उसके ये तमाम दावे कि उसे शादी नहीं करनी बस उसे आकर्षित करने का एक तरीका थे। तभी पर्दा हटा और किसी ने आकर कहा, मिसेज गुप्ता और भविष्य में होने वाली मिस लालवानी तैयार हैं। अब इन्हें हॉल में ले जाया जा सकता है। आशीष जो सोफे पर आराम से बैठा हुआ था, उसने आलस में नजर उठाई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जैसे थम सा गया। आरुषि आज रात बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक लाल रंग का गाउन पहना था जो उसकी पतली कमर को और भी निखार रहा था। उसके लंबे बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे, जिससे उसकी गर्दन की हड्डियां और कंधे की लकीरें साफ दिख रही थीं। हल्का मेकअप उसके नयन नक्श को और भी उभार रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, वह सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल किसी रत्न जैसी चमक रही थीं, ठंडी चांदनी की तरह पारदर्शी और शांत, लेकिन फिर भी इतनी मोहक। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक बर्फीली गरिमा थी जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। आशीष को खुद को संभालने में कुछ पल लग गए। वह जैसे अचानक महसूस कर बैठा कि वह बहुत देर से उसे घूर रहा था। उसने गला साफ किया और कैजुअली कहा, चलो। सगाई की दावत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। लालवानी परिवार ने अपने सारे रसूखदार मेहमानों को बुलाया था। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली था। माधव पूरे जोश में था, खुद आगे बढ़ बढ़कर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। बातों बातों में वह जोर से हंसता, लेकिन साथ ही उसने चुपचाप कुछ लोगों को ये जांचने भेजा कि कहीं आरुषि भागने की कोशिश तो नहीं कर रही। हालांकि आरुषि भागना चाहती थी, लेकिन सही मौका मिलना जरूरी था। इसलिए जब उसने आशीष का आदेश सुना तो उसने आश्चर्यजनक रूप से कोई विरोध नहीं किया और उसके साथ मुख्य हॉल की ओर चल पड़ी। हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और वहां बॉडीगार्ड्स उसके हर कदम पर नजर नहीं रख सकते थे। यहां से भागने के कई मौके बन सकते थे, मगर आशीष को उसकी यह चुप्पी और आज्ञाकारिता किसी और ही रूप में दिखी। उसे लगा जैसे आरुषि अब इस शादी को लेकर उत्साहित है, जैसे अब वह रोक ही नहीं सकती। इसी कारण उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब ये नाटक नहीं करोगी कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? आरुषि ने होंठ भींचे, जवाब देने ही वाली थी कि तभी आशीष का फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर एक मैसेज था। उसने एक झलक देखी और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। मैसेज में बस एक ही तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखते ही आशीष सब कुछ छोड़कर तुरंत वहां से भाग गया। उसे जाता है, आरुषि का दिल भी खुशी से झूम उठा। आखिर क्या था उस तस्वीर में जिसे देख आशीष भाग गया? दूल्हा और दुल्हन दोनों फरार। उसने एक झलक देखी और उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। मैसेज में बस एक ही तस्वीर थी, कावेरी ने अपनी कलाई काट ली थी। बिना किसी दूसरी सोच के आशीष ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और तेजी से बाहर की ओर भागा। बॉडीगार्ड्स जो अब तक आरुषि की निगरानी कर रहे थे, एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। माधव ने उन्हें सख्त आदेश दिए थे कि आरुषि पर नजर रखें, मगर अब जब खुद आशीष ही भाग गया था तो क्या उन्हें उसे रोकना चाहिए? तभी एक बॉडीगार्ड चिल्लाया, कोई जल्दी से जाओ और लालवानी सर को सूचना दो। एक बॉडीगार्ड तुरंत भागा संदेश देने के लिए। उधर जब सभी का ध्यान आशीष के जाने पर था, आरुषि ने उसी पल मौका भांपा। उसने अपनी लाल जोड़े की लंबी पोशाक उठाए और ऊंची एड़ियों की सैंडलें उतार दी। यही उसका मौका था भागने का। वो फुर्ती से भागी, उसका चमकीला लाल जोड़ा एक जलती हुई लौ की तरह गलियारे में लहराता रहा। अब आरुषि को भागता देख बॉडीगार्ड गुस्से में चिल्लाए और उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर सगाई समारोह में माहौल बहुत जोशीला था। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे, जाम टकरा रहे थे और सब मुख्य जोड़े की प्रतीक्षा में थे। लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ आया और माधव के कान में कुछ कह गया। माधव ने अपनी मुस्कान तो नहीं छोड़ी, पर उस खबर ने उसके चेहरे पर छुपी हुई बेचैनी की लहर फैला दी। फिर भी उसने सब कुछ सामान्य बनाए रखा। उसी समय प्रिस्टीन हॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर राघव कपूर विशाल शीशे की खिड़की के पास अपने ऊंचे कद और गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। उनकी गहरी आंखें शांत थीं, जैसे सब कुछ नाप तौल रही हों। कमरे में रोशनी बंद थी, केवल चांदनी की ठंडी किरणें कमरे में गिर रही थीं, जिससे फर्श पर लंबी परछाई बन रही थी, मानो किसी स्याही से बने दृश्य की तरह। तभी स्विच क्लिक हुआ और लाइट जल उठी। मनोज लालवानी कमरे में आया और पूछा, मिस्टर कपूर, आप अंधेरे में क्या कर रहे हैं और इतने गौर से क्या देख रहे थे? राघव ने उसकी ओर देखा। मनोज ने खिड़की के पास जाकर नीचे झांका, और वही हुआ जिसकी आशंका थी। आशीष तेजी से पार्किंग लॉट में पहुंचा और गाड़ी लेकर निकल पड़ा। क्या बेहूदगी जो रहा है यहाँ। सगाई तो शुरू हो चुकी है और वो अपनी मंगेतर को छोड़कर चला गया। मनोज अविश्वास से भरा हुआ था।
वह अच्छी तरह जानता था कि माधव इस बात से बौखला जाएंगे। जैसे ही आशीष निकला, कई बॉडीगार्ड्स को आदेश मिला कि उसके पीछे जाओ। तभी राघव, जिसकी होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, वो शांत स्वर में बोले, तुम्हारा भतीजा तो बड़ा सिरदर्द देने वाला बच्चा है। मनोज ने लंबी सांस ली। सही कह रहे हो, आज लालवानी परिवार का तमाशा बनना तय है। राघव ने सिर हिलाया। अच्छा है, वैसे तुम्हें इसका अंदाजा था। मनोज ने भौहें चढ़ाईं। तुम कितने सीधे तरीके से बात करते हो। उसी वक्त उसकी नजर मेज पर रखी एक छोटी सफेद चीनी की शीशी पर पड़ी। उसने उठाया और पूछा, मिस्टर कपूर, ये तो आपकी स्टाइल से मेल नहीं खा रही। ये क्या है? वह खोलने ही वाला था कि राघव ने झट से शीशी उससे ले ली। बस दाग मिटाने वाली मरहम है। किसी ने दी थी। मनोज को उत्सुकता हुई। किसने दी थी? उसने आंखें संकीर्ण करते हुए पूछा, कहीं ये आरुषि ने तो नहीं दी? राघव हल्के से मुस्कुराए, लेकिन कुछ कहा नहीं। तो मैंने सही पकड़ा। मनोज हंस पड़ा। मिस्टर कपूर, वो आपकी फिक्र करती है, आपकी चोट के लिए दवा लाई है। जरा एक बार उसकी मदद तो कर दो। उसका इशारा स्पष्ट था, आरुषि को जबरन विवाह में बांधा जा रहा है। राघव ने कंधे उचकाकर कहा, क्या मैं ऐसा आदमी दिखता हूं जो ये सब करता हो? बिल्कुल नहीं। मनोज का जवाब ठोस था। वो जानते थे कि राघव कभी दया नहीं दिखाते, और जब मौका आता है तो वो निष्ठुर हो जाते हैं। राघव ने आराम से सोफे पर अपने लंबे पैर क्रॉस करते हुए पीठ टिकाए। उनकी मुद्रा में एक अनोखा आकर्षण था और उनकी आंखों में एक शरारती चमक। और वैसे भी उसने मुझसे मदद मांगी ही कब है? और अगर वो तुमसे मदद मांगे तो? मनोज लालवानी ने पूछा। मेरे मूड पर निर्भर करेगा, राघव कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। मनोज कुछ क्षण चुप रहा। उसे लगा राघव कितना बेरहम है। राघव ने उस चिकनी, गोल चीनी मिट्टी की शीशी को उंगलियों में घुमाते हुए उसका ढक्कन खोला और उसकी खुशबू को सूंघा। उसमें ताज़ी घास की सी खुशबू थी, जो काफी अलग सी लग रही थी। ऊब के मारे उसने थोड़ी सी मरहम निकालकर अपने हाथ की पुरानी चोट पर लगा दी। उसे आरुषि की बात याद आई, उसने कहा था कि ये दवा पुराने घावों पर भी असर करती है। उसी की खातिर उसने सोचा, एक बार आजमा ही लेता हूं। तभी मनोज ने अपने मोबाइल की ओर देखा, जो लगातार वाइब्रेट कर रहा था। फिर वह चौंक पड़ा। अब किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आरुषि भाग गई है। पिताजी ने पूरे स्टाफ का आधा हिस्सा उसकी तलाश में भेज दिया है। मुझे भी जाकर देखना होगा। इसलिए फिर मिलते हैं। जाते जाते वह लाइट बंद करना नहीं भूला। कमरा अंधेरे में डूब गया। राघव कुछ पल वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा कि उसे आरुषि की मदद करनी चाहिए या नहीं। पर अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और क्रोध उभर आया। उसने गुस्से में शीशी जमीन पर फेंक दी। चीनी मिट्टी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। आरुषि, वह दांत भींचते हुए फुसफुसाया, तुमने मुझसे खेलने की हिम्मत कैसे की? अब उसके अंदर एक जबरदस्त गर्मी का झोंका उठ रहा था, जो उसकी नसों में उबाल ला रहा था। लालवानी परिवार का सगाई समारोह प्रिस्टिन हॉल नामक एक भव्य महल में हो रहा था, जो बाहर से किसी परी कथा के महल जैसा लगता था। इसमें भोजकक्ष, डाइनिंग एरिया और स्वीट्स थे, लेकिन अंदर से ये किसी भूल भुलैया जैसा था। आरुषि को इस आलीशानता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस इस विशाल जगह से परेशान थी। यह उसका पहली बार का अनुभव था और वह इस महल की जटिल बनावट से पूरी तरह अनजान थी। मुड़ते गलियारों और अंतहीन रास्तों के कारण वह बहुत दूर तक दौड़ने के बाद भी रास्ता भटक गई थी। हालांकि वह तेज और फुर्तीली थी, पर उसे अब तक कोई सही रास्ता नहीं मिला था। आरुषि के पीछे लगे बॉडीगार्ड्स उस तक पहुंच चुके थे। उन्हें माधव ने सख्त आदेश दिए थे। अब जब आशीष वहां से भाग चुका था, तो उसने दूसरी टीम को भी रवाना कर दिया था ताकि उसे रोका जा सके। उनका मकसद था कि आरुषि को किसी भी कीमत पर दोबारा सगाई समारोह में लाया जाए। चाहे वह अकेली ही क्यों न हो, ये सगाई तो होनी ही थी जिसे पूरी मनाली देख रही थी। आरुषि ने झल्लाकर अपनी आंखें घुमाईं और तेजी से एक और गलियारे में मुड़ गई। भागते भागते वह अचानक एक मोड़ पर किसी से टकरा गई, एक लड़की जो टोपी और मास्क पहने हुए थी, जिससे उसकी पहचान छुपी हुई थी। वह लड़की, जिसका नाम आशी दस था, वो संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से हल्की सी दर्द भरी सिसकारी निकली। माफ कीजिए, आप ठीक हैं ना? आरुषि ने तुरंत झुककर उसका हाथ थामा और उसे उठाने लगी, ये देखने के लिए कि कहीं वह घायल तो नहीं हुई। शुक्र था कि जमीन पर बिछी मोटी कालीन ने उसका गिरना कुछ हद तक सहज बना दिया था। आशी ने सिर हिलाया, उसका चेहरा भी खेद से भरा हुआ था। मैं भी माफी चाहती हूँ, मैं तो बस किसी सोच में थी। कोई बात नहीं, आरुषि ने जल्दी से कहा।
वह पीछे मुड़ी और देखा कि बॉडीगार्ड्स अब बहुत करीब आ चुके थे। उसके पास वक्त नहीं था कि वो और रुकती। उसने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया, मगर उस पल भर की देरी से उसकी लंबी लाल पोशाक का हिस्सा पास में लगे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से अटक गया और एक हिस्सा फटकर अलग हो गया। अरे तुम्हारी ड्रेस! आशी ने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन तभी बॉडीगार्ड्स की पूरी टोली उस रास्ते से गुजरी। डर के मारे वह एक ओर सिमट गई और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसी वक्त उसका मोबाइल उस सन्नाटे और भागदौड़ के माहौल को चीरते हुए जोर से बीप करने लगा। आशी ने जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। ललित का मैसेज था, बेबी मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी आओ, ज्यादा देर मत लगाना। आज रात के बाद तुम इस फिल्म की तीसरी मुख्य अभिनेत्री बन जाओगी। उसने होंठ काटे, उसके चेहरे पर अपमान और खिन्नता की हल्की लकीरें उभरी। लेकिन अंततः उसने खुद को नियति के हवाले कर दिया और उस कमरे की ओर बढ़ गई जिसका जिक्र संदेश में था। इसी बीच आरुषि गुप्ता विशाल भूल भुलैया जैसे महल में एक रास्ता तलाश रही थी जो उसे इस शादी की जेल से निकाल सके। पर उसने गलती से एक गलत मोड़ ले लिया। उस गलियारे के अंत में एक भारी काले रंग का दरवाजा था जिसके आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह कुछ क्षणों के लिए थम गई, सोचने लगी कि क्या उसे लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से आते बॉडीगार्ड्स के कदमों की आवाजें सुनाई दी। वे करीब आ रहे थे। भागते हुए उसने देखा था कि मनोहर और मनीषा भी आशीष के पीछे पीछे जा रहे थे। उन्होंने भी कावेरी की कटी कलाई की तस्वीर देख ली थी और अब उसकी मदद के लिए निकल पड़े थे। सार्थक ने तो वादा भी किया था कि जरूरत पड़ी तो वह उसे वहां से निकाल ले जाएगा, पर अब वो भी यहाँ नहीं था। अपने होंठ काटते हुए आरुषि ने तय किया कि अब उसे भागने की जगह मुकाबला करना होगा। भागते हुए उसकी नजर उस दरवाजे पर नहीं पड़ी जिस पर प्राचीन और जटिल नक्काशियां बनी थीं। वहां कुछ रहस्यमयी और खतरनाक सा आभास था। तभी दरवाजा अचानक खुल गया और एक लंबा मजबूत हाथ उसे भीतर खींच ले गया। आरुषि चौंक गई और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, किसी का गर्म शरीर उसे दरवाजे से सटा चुका था। फिर एक कर्कश पर जरूरत से भरी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। आरुषि की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कुछ कहती, उससे पहले ही उसके होंठ किसी और के होंठों से बंद कर दिए गए। आखिर कौन है जिसने आरुषि को खींच लिया? राघव ने क्यों आरुषि को अंदर खींचा? और हाँ, आरुषि भले ही हालातों के कारण ताकतवर नहीं है, पर वो जरूर अपनी ताकत साबित करेगी और साथ ही अपनी क्रूरता। भाग आरुषि! आरुषि की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कुछ कहती, उससे पहले ही उसके होंठ किसी और के होंठों से बंद कर दिए गए। कमबख्त! बॉडीगार्ड्स अब उस गलियारे में आ चुके थे, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। क्या बकवास है? वो गई कहाँ? मैंने उसे यहीं अंदर जाते देखा था। और यहाँ कोई खिड़की भी नहीं है। क्या वो सच में खिड़की से कूद गई? बॉडीगार्ड्स आपस में झगड़ने लगे। पर उन्हें क्या पता था कि बस एक दरवाजे की दूरी पर आरुषि एक दीवार से सटी थी और उसकी हर चीख अंधेरे में दबा दी गई थी। सिर बॉडीगार्ड ने गुस्से से कहा, चुप रहो और उसे ढूंढते रहो। यहाँ एक और दरवाजा है, हो सकता है वो यहीं से गई हो। इतना सुनते ही कुछ बॉडीगार्ड्स उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। तभी प्रिस्टीन हॉल के मैनेजर लक्ष्मण पाठक कुछ कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचे और उन्हें रोकते हुए बोले, माफ कीजिए, यह क्षेत्र हमारे मालिक की निजी संपत्ति है। यहाँ किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। कृपया वापस लौट जाए। उसकी बात पर बॉडीगार्ड्स हंस पड़े। तुम जानते भी हो आज रात की पार्टी कौन होस्ट कर रहा है? वो लालवानी परिवार है, मनाली के 4 प्रमुख घरानों में सबसे बड़ा नाम। हमने मिसेज लालवानी को खो दिया है। अगर उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो इसका अंजाम तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर कोई और होता तो लालवानी परिवार का नाम सुनकर एक बार जरूर रुक जाता। पर बॉडीगार्ड के बात पर लक्ष्मण पाठक बस मुस्कुराया और बोला, अगर आपने जबरन घुसने की कोशिश की तो मुझे डर इस बात का है कि लालवानी परिवार ही नतीजों को संभाल नहीं पाएगा। उसकी यह लापरवाह बात भीतर तक डर पैदा कर देने वाली थी। ये तो बहुत बड़ा दावा है, एक बॉडीगार्ड ने ऊपरी तौर पर कहा, लेकिन भीतर ही भीतर वह हिचकिचा गया। उसने अपने साथी को इशारा किया जिसने तुरंत माधव को कॉल लगाया। कॉल पर माधव बुरी तरह भड़क गया, गालियों की झड़ी लगाते हुए चिल्लाया, तुम लोग एक लड़की पर भी नजर नहीं रख सकते। क्या फायदा तुम्हारी ताकत का अगर तुम उसे संभाल नहीं सकते? गुस्से के बावजूद उसने संयम नहीं छोड़ा। प्रिस्टीन हॉल के मालिक की पहचान अब तक रहस्य थी। कोई नहीं जानता था कि इस शानदार जगह का असली मालिक कौन है।
और यह जगह समृद्धि और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी थी, और मनाली के कई रसूखदार लोग यहीं अपनी शादियां, जन्मदिन और भोज आयोजित करते थे। इसी कारण इस जगह से कई लोग ईर्ष्या करते थे। कई कंपनियों ने इसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही मिली। यह इस बात का संकेत था कि प्रिस्टीन हॉल के मालिक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अत्यंत प्रभावशाली शख्सियत थे। खासकर जिस तरह से वह व्यक्ति लालवानी परिवार को नजरअंदाज कर रहा था, उससे ये संकेत मिलता था कि संभवतः उसका संबंध दिल्ली की किसी बड़ी ताकत से है। आरुषि गुप्ता जैसे किसी साधारण लड़की का उस जैसे ताकतवर लोगों से कोई संबंध नहीं था, और न ही वह उनसे कोई संरक्षण मांग सकती थी। इन सारी चीजों पर विचार करने के बाद माधव ने आदेश दिया, कहीं और तलाश करो। तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे हैं उसे ढूंढने के लिए। जी, लालवानी साहब। आदेश मिलते ही बॉडीगार्ड्स तुरंत दूसरे क्षेत्रों में तलाश के लिए निकल पड़े। वही अंधेरे कमरे में आरुषि को अचानक किसी ने उठाकर हवा में उछाल दिया और अगले ही पल वह भारी बिस्तर पर आ गिरी। एक गर्म और ताकतवर शरीर उस पर झुक गया। उसकी भुजाएं लोहे जैसी मजबूत थीं और उसने आरुषि को कसकर जकड़ लिया। आरुषि ने तुरंत अपने पैर उठाकर हमला करने की कोशिश की। साला हरामी, मर जा, उसने मन में सोचा। लेकिन उस आदमी ने बड़ी आसानी से उसका टखना पकड़ लिया, जैसे उसने पहले से यह भांप लिया हो। वह जैसे अब सहनशीलता की सीमा पार कर चुका था। उसने एक कराह भरी और उसकी गर्म हथेलियां आरुषि की कमर पर कस गईं। उसकी आवाज धीमी और रुंधी हुई थी, मेरी मदद करो, मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। अब आरुषि को समझ में आ गया कि उस आदमी को नशा दे दिया गया है। मैं मदद करूंगी, मैं नशे का असर खत्म कर सकती हूँ, बस एक पल दो। वह बेतहाशा अपने साथ रखी चांदी की सुई खोजने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि जब उसे जबरन वह लाल ड्रेस पहनाई गई थी, तब उसका मोबाइल और सुई वाला केस वहीं छूट गया था। क्या इसी को कहते हैं अंधेरे में भटक जाना? स्थिति को संभालने की हताश कोशिश में आरुषि गुप्ता उस पुरुष की गर्म सांसों और ताजी घास की महक में डूबी जा रही थी। वह सुगंध उसे मदहोश कर रही थी और उसके होठों की बारिश आरुषि को हर बंधन से मुक्त कर रही थी। तभी अचानक एक जानी पहचानी सी जड़ी बूटी जैसी खुशबू उसकी नाक से टकराए, जिसके कारण आरुषि ठिठक गई। ये गंध इतनी परिचित क्यों लग रही थी? वह एक झटके में समझ गई, यही खुशबू तो उस मरहम की थी जो उसने कुछ दिन पहले राघव कपूर को दी थी। मगर अब जब उसकी बची खुची समझदारी भी काफूर होती जा रही थी, तो उसके भीतर केवल दिल की तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। बाहर की दुनिया उथल पुथल में डूबी थी, हर कोई तनाव में था, मगर इस अंधेरे कमरे में हवा में एक मोहक और मादक सुगंध घुली हुई थी। समय जैसे थम सा गया और फिर धीरे धीरे भोर का उजाला कमरे में उतरने लगा, उस उन्मादी रात का अंत करते हुए। बारिश थम चुकी थी, बादल छट चुके थे, और अब जब आरुषि की आंखें खुली तो उसका शरीर टूटा बिखरा सा महसूस हो रहा था। पिछली रात की घटनाएं उसकी स्मृति में बिजली की तरह कौंधी और उसका मन एक डरावने एहसास से भर गया। वह बगल में लेटे व्यक्ति की ओर मुड़ी। सुबह की रोशनी में वह चेहरा और भी तेजस्वी लग रहा था, तीखी नाकनक्श, गहरी पलकों की छाया और वे होंठ जो अब एक सख्त रेखा में बंद थे। वह राघव कपूर ही था। पिछली रात उसकी आवाज उसे जानी पहचानी लगी थी और मरहम की सुगंध ने संदेह की पुष्टि कर दी थी। मगर आरुषि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके बनाए मरहम में नशीला पदार्थ मिला देगा। ऐसा शक्तिशाली प्रभाव। सबसे अधिक क्रोध तो इस बात का था कि उसने खुद जाकर वह मरहम राघव को दिया था। अब जब वह जागेगा तो सबसे पहला काम शायद यही करेगा, उसका गला घोंटना। इसी कारण अब आरुषि सोचने लगी कि उसे भागना होगा, जितनी जल्दी और जितनी दूर हो सके। आरुषि एक झटके में उठ बैठी। वह दर्द को नजरअंदाज करते हुए केवल एक ही बात सोच रही थी, यहां से निकलना है। पिछली रात की उसकी लाल पोशाक फटी हुई थी और पहनने लायक कुछ भी नहीं था। उसने पास पड़ी मेज की सफेद मेजपोश से खुद को लपेट लिया और राघव की जैकेट पहन ली। वो कोई बिल्कुल मूर्ख नहीं थी, उसने कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा। जमीन पर बिखरे अपने गाउन के टुकड़े तक समेट लिए। राघव के गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर आरुषि चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। आरुषि के जाने के करीब 20 मिनट बाद राघव की पलकें हिलीं। उसकी गहरी काली आंखें धीरे धीरे खुलीं। पिछली रात के उथल पुथल भरे दृश्य अब उसके मस्तिष्क में साफ होने लगे। वही चादर पर फैला हुआ लाल रंग उसकी आंखों में जैसे चुभने लगा। एक पल के लिए वह सन्न रह गया, फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। उसे याद आया कि कैसे उसने नियंत्रण खो दिया था और वह किसी और के साथ था। अब अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। आरुषि गुप्ता, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, वह बड़बड़ाया, क्योंकि अब वह शुद्ध नहीं रहा था।
शुरुआती क्रोध के झोंके के बाद राघव कपूर का चेहरा और भी अधिक सख्त हो गया। उसने तुरंत अपने सबॉर्डिनेट्स को बुलाया। कमरे की अस्त व्यस्त हालत देखकर ये साफ था कि कुछ अनुचित घटित हुआ था। उसके सबॉर्डिनेट्स एक दूसरे की ओर स्तब्ध निगाहों से देखने लगे। उन्हें ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि हमेशा संयमित रहने वाला उनका बॉस किसी औरत के साथ था। लेकिन राघव की आवाज अब भी उतनी ही ठंडी और कठोर थी जैसे किसी पर बर्फ की चादर डाल दी गई हो। उस औरत को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। राघव कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। अगर वह कहता कि किसी से हिसाब चुकाना है तो वह जरूर चुकाता था। जहां तक उस आरुषि गुप्ता की बात थी, जिसने उस पर चाल चली थी, उसके लिए तो अब बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जी सर, एक सबॉर्डिनेट्स बोला। राघव के शरीर से निकलती सिहरन भरी ऊर्जा महसूस करते हुए सभी ने झुककर सिर हिलाया और तुरंत आदेश का पालन करने निकल पड़े। उधर आरुषि धीरे धीरे उसी ड्रेसिंग रूम में पहुंची जहां वह पिछली रात तैयार हुई थी। सौभाग्यवश वहां तक वह बिना किसी को दिखे पहुंच गई और अपने पुराने कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपना फोन और सुइयों का डिब्बा उठाया। राघव की कीमती जैकेट और वो टेबल क्लॉथ जिसमें वह लिपटी थी, उसने एक कपड़ों की टोकरी में फेंक दिया। रास्ते में न तो उसे लालवानी परिवार का कोई सदस्य मिला, न ही उनके बॉडीगार्ड्स। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि पिछली रात आगे की पार्टी कैसे समाप्त हुआ। उत्सुकता से भरकर वह सफाईकर्मी महिला से जा टकराई जो पास ही फर्श पर पोछा लगा रही थी। क्या आप बता सकती हैं कि कल रात क्या हुआ? आरुषि ने विनम्रतापूर्वक पूछा। महिला की आंखें चमक उठीं। उसने पोछा एक ओर रख दिया और हर्षित भाव से बोली, अरे वाह, आप तो सही जगह आए हैं। मैं तो वहीं मौजूद थी और सब अपनी आंखों से देखा। महिला की तेज तेज बातों के बीच आरुषि को पता चला कि उसके भागने के बाद माधव के बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढ नहीं पाए और वे आशीष को भी नहीं ला सके, जो कावेरी के लिए हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा था। इस कारण न तो आरुषि वहां थी और न ही आशीष। माधव आग बबूला हो गया और चूंकि मेहमान पहले ही आ चुके थे, इसलिए हजारों ड्रोन की प्रस्तुति और शहर भर की आतिशबाजी योजना के अनुसार पूरी हुई। बाद में मेहमान धीरे धीरे जाने लगे और अंततः जब माधव सहन नहीं कर सका तो वह क्रोध में खून थूकने लगा और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। हे भगवान, कितनी दुखद बात है, आरुषि ने बनावटी आश्चर्य जताते हुए कहा। उसने सहानुभूति तो दिखाई लेकिन चेहरा एकदम ठंडा रहा। सफाईकर्मी ने इधर उधर देखा और धीरे से फुसफुसाए, कहते हैं दुल्हन को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था, इसीलिए वो भाग गई। अमीर लोग भी न बिल्कुल बेहया होते हैं। सही कहा, आरुषि ने तुरंत सहमति जताई, बिल्कुल बेहया। इसके बाद वह तेजी से प्रिस्टन हॉल से बाहर निकल गई। पर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की तलाश की जा रही हो। आरुषि ने गर्दन नीचे कर ली और एक टैक्सी रोकी जो उसे कॉलेज वापस ले जा सके। रास्ते में उसने एक फार्मेसी में रुककर कुछ जरूरी दवाइयां ली। दवा लेने के बाद उसने हल्के से चैन की सांस ली, मगर उसके विचार तुरंत फिर उसी उलझन में लौट आए। अब खुद को इस भंवर से बाहर कैसे निकाले? वह अपने तकिए में मुंह छिपाकर कराह उठी, मैं अब इस तरह और नहीं जी सकती। इधर जब प्रिस्टन हॉल को पूरी तरह बंद कर दिया गया तो कोई अंदर बाहर नहीं जा सका। एक कमरे में आशी बमुश्किल कुछ पहने धीरे से अपने फोन पर बात कर रही थी। जानवी, क्या तुम कपड़े लेकर आए? सुबह के 9 बजने को हैं। मुझे ऑडिशन के लिए जाना है। फोन की दूसरी तरफ से जानवी झुंझला गई, मैं आ गई हूं, पर अंदर कैसे आऊं? सब कुछ बंद है। ये मिस्टर मिश्रा भी न एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। अगर इस कास्टिंग में देर हुई तो सपोर्टिंग रोल भी हाथ से चला जाएगा। अब ये सोचने से कुछ नहीं होगा। आशी ने हंसी रोकते हुए खुद को समझाया, मिस्टर मिश्रा के साथ तीसरे फीमेल लीड की भूमिका में तो शायद मेरी जगह पक्की है। जानवी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, ठीक है आशी, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हें किसी से कपड़े उधार लेने होंगे और किसी तरह बाहर निकलना होगा। मैं गेट के पास इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। फोन काटने के बाद आशी ने भौहें सिकोड़ ली, खुद को एक चादर में लपेटा और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकली। शायद किस्मत आशी के पक्ष में थी। उसने मेहमानों के एक कमरे के बाहर रखी लॉन्ड्री टोकरी में एक सूट जैकेट और हल्के रंग का मुड़ा तुड़ा मेजपोश देखा। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए आशी के चेहरे पर राहत की एक झलक उभरी। प्रिस्टन हॉल में कोई सुरक्षा कैमरा नहीं था और यह स्पष्ट था, वरना वह ललित के निमंत्रण को कभी स्वीकार नहीं कर पाती। उसने दोनों चीजें उठाईं और अपने कमरे में लौट आए।
वहां उसने मेजपोश को पहनकर एक सादा लेकिन सुरुचिपूर्ण ड्रेस बना लिया और ऊपर से जैकेट पहन ली ताकि कुछ अजीब न लगे। फिर एक टोपी और मास्क लगाकर वह धीरे धीरे हॉल से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वह प्रिस्टिन हॉल के मुख्य द्वार के पास पहुंची, उसने राहत की एक धीमी सांस ली। लेकिन तभी कुछ प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। उनके चेहरे कठोर और निर्विकार थे। राघव कपूर आपको बुला रहे हैं। मुझे नहीं पता ये राघव कपूर कौन है। मुझे जाने दो। आशी घबरा गई। वह बुरी तरह छटपटाने लगी, पूरी तरह अनजान थी कि उसने आखिरकार किसका अपमान कर दिया है। कुछ ही देर में उसे एक कमरे में घसीटकर लाया गया, जहां वह कांपती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह जानती थी कि ललित शादीशुदा था, लेकिन अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसने मैनेजर जानवी की व्यवस्था के अनुसार उसकी शर्तें मान ली थीं, ताकि उसे तीसरी फीमेल लीड का रोल मिल सके। क्या अब सब कुछ सामने आ गया था? आशी ने हिम्मत करके सिर उठाया और ठिठक गई। एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्तित्व उसके सामने खड़ा था। कमरे की छत से फर्श तक की खिड़की के पीछे से आती रोशनी में वह व्यक्ति और भी रौबदार लग रहा था। उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए आशी पर पड़ी, तीखी भौहें, गहरी आंखें और वो चेहरा जो हल्की रोशनी में भी बेहद आकर्षक और तीव्र प्रभाव डाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने की दुनिया फीकी पड़ गई हो। वह पुरुष अनुपम सुंदरता का प्रतीक था। आशी की सांसें थम गईं, उसकी आंखों में विस्मय भर गया। वह कई वर्षों से मनोरंजन जगत में थी, अनगिनत हैंडसम सितारों को देखा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो इस शख्स के सामने टिक सके। बॉडीगार्ड्स ने झुककर कहा, सर, लड़की मिल गई है। आशी की पुतलियां फैल गईं। उसके भीतर सन्नाटा छा गया जब उसने जाना कि यह वही व्यक्ति है, राघव कपूर। वह सोचने लगी, ये वही व्यक्ति है, दिल्ली की प्रसिद्ध कपूर फैमिली का रहस्यमयी, शक्तिशाली व्यक्ति राघव कपूर। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हर कोई जानता था कि इस मिस्टर कपूर की छवि ठंडी और निष्ठुर थी। वह क्रूर था और बिना किसी दया के किसी को मार सकता था। अगर उसने ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया, तो शायद वह कभी जान ही नहीं पाएगी कि उसकी जिंदगी कहाँ और कैसे खत्म हो गई। वह कांप ही रही थी कि तभी एक गूंजती आवाज सुनाई दी, ऊपर देखो। डरी सहमी आशी ने धीरे धीरे सिर उठाया। जैसे ही उसकी गर्दन ऊपर हुई, उसके गले पर पड़े निशान साफ नजर आने लगे। पिछली रात के सारे प्रमाण सामने थे, खासकर उस सूट जैकेट के कारण जो उसके शरीर पर थी। राघव की आंखों में और अधिक अंधकार छा गया। उसकी आवाज में बर्फ सी ठंडक थी, तो बताओ, तुम कैसी भरपाई चाहती हो? आशी चौंक गई। उसका दिमाग एक क्षण में सैकड़ों विचारों से भर गया। अचानक जैसे बिजली सी कौंधी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी रगों में खून दौड़ने लगा। उसके शरीर की हर कोशिका चिल्ला रही थी, यही मौका है, इसे पकड़ लो। सांसों को समेटते हुए लेकिन साहस बटोरकर वह बोली, अगर आप सच में मुआवजा देना चाहते हैं, तो मुझे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक पहचान चाहिए। मैं प्रसिद्ध होना चाहती हूँ। ये सुनना अजीब नहीं था, लेकिन फिर भी चौंकाने वाला था। और फिर, जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो, उसने 3 शब्द सुने, काम हो जाएगा। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं होने दिया। राघव ने हाथ उठाया और उसके सबॉर्डिनेट्स ने आशी को जमीन से उठाया और बाहर की ओर ले जाने लगे। लेकिन कमरे से निकलने से पहले राघव रुका और उससे एक सवाल पूछा, जिसे सुनते ही आशी की धड़कन बढ़ गई। आखिर क्या पूछा था राघव ने? आरुषि कहाँ गायब हुई? लेकिन कमरे से निकलने से पहले राघव रुका और पूछा, क्या सच में तुम ही थी जो मेरी रात का हिस्सा बनी? आशी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी मुस्कान में जो खतरा छिपा था वह डरावना था। उसका लहजा सामान्य था, पर स्वर में बर्फीली चेतावनी थी, मुझे झूठ से नफरत है। सोच समझकर जवाब देना। आशी ने होंठ काटते हुए कहा, हाँ, मैं ही थी। ये कहने के बाद जब वह प्रिस्टिन हॉल से बाहर निकली और जानवी के साथ कार में बैठी, तो भी वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी कि आखिरकार हुआ क्या। आशी, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये कोट किसका है? जानवी ने घबराए आवाज में पूछा। उसने ये सवाल कई बार दोहराया, लेकिन आशी जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। आशी ने सिर पीछे झटकते हुए मुस्कुराया। जानवी, मैं आखिरकार पहुंच ही गई। वही प्रिस्टिन हॉल की ऊपरी मंजिल के कमरे में इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। वातावरण में गहन तनाव फैला था और राघव कपूर की उपस्थिति कमरे में ऐसा दबाव पैदा कर रही थी कि उसके अधीनस्थों की सांसें तक थमी हुई थीं। अंततः एक साहसी सबॉर्डिनेट्स ने हिम्मत करके पूछा, सर, वो दरअसल, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वो लड़की ना हो?
उसकी सबॉर्डिनेट्स के बात पर राघव की तो जैसे आभाही और गहरी हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? राघव को और ज्यादा गुस्से में देख वो सबॉर्डिनेट और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि ये बात तो लाजमी थी, अगर कोई लड़की राघव कपूर के साथ रात बिताती तो जरूर वो उससे कुछ ना कुछ चाहती। तभी राघव की नजर उस बिस्तर पर पड़ी जिस पर वो उस लड़की के साथ सोया था। अचानक उसने उस बिस्तर को उठाते हुए अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, डीएनए सैंपल। उस लड़की का और जिसका खून इस बिस्तर पर लगा, दोनों का डीएनए सैंपल मैच कराओ। अगर मैच होता है तो ठीक, वरना इस लड़की को जिंदा दफन कर दो। राघव की बात पर एक सबॉर्डिनेट तुरंत आगे आया और अपने काम पर लग गया। तभी दूसरा आदमी सामने आया और वो हिम्मत करके बोला, क्या हम उस लड़की को लेकर आएं जिसने आपको नशीला पदार्थ दिया? जरूरत नहीं। राघव ने पीठ घुमाई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसे देख उसके सबॉर्डिनेट्स चौंक उठे और सोचने लगे कि आखिर कब से राघव कपूर इतना नर्मदिल हो गया कि जिसने उसे धोखा दिया उसे यूं ही छोड़ दे। लेकिन उसी क्षण उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में बर्फ सी ठंडक और क्रूरता की चमक उभरी, जिससे सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राघव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं खुद उससे निपट लूंगा। थोड़ी देर बाद गुप्ता परिवार के घर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला, लेकिन घर के भीतर आरुषि नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद एक और धमाके के साथ उसके कॉलेज के क्लासरूम का दरवाजा खोला गया, लेकिन वहां भी वह नहीं मिली। तीसरा दरवाजा उसका हॉस्टल रूम था और वहां भी खालीपन पसरा था। अब राघव का चेहरा और ज्यादा कठोर हो गया। उसके चेहरे पर बढ़ते गुस्से को देखकर एक सबॉर्डिनेट्स ने रक्षात्मक स्वर में कहा, मैंने पूरी तरह जांच की है। रिकॉर्ड्स के अनुसार यही आसपास ही उसका लोकेशन था। जब तक वो अदृश्य नहीं हो सकती, ऐसे गायब होना असंभव है। लेकिन एक और संभावना भी थी, आरुषि ने खुद ही अपने ठिकाने को छिपाया था। वह बस इतना ही सुराग छोड़ गई थी कि उन्हें कुछ हाथ न लगे। राघव को ये बात थोड़ी चौंकाने वाली और थोड़ी मनोरंजक भी लगी। उसके मन में आया, वाह, वाकई में कुछ हुनर तो है तुम में आरुषि। क्या उसे लगा कि वह इतनी आसानी से भाग निकलेगी? क्या उसने ये सोच लिया था कि इस साजिश के बाद उसका पीछा नहीं किया जाएगा? राघव ने ठान लिया था, अब देखा जाएगा कि वह कितनी दूर भाग सकती है। जैसे ही वह अपने आदमियों को आदेश देने ही वाला था कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, फोन हाथ में पकड़े, सर, दिल्ली से एक खबर आई है। मैसेज सुनने के बाद राघव की आंखों की गंभीरता और गहरा गई। उसकी नजर अपार्टमेंट में चारों ओर घूमी जहां कभी आरुषि रहती थी। हर कोना, हर चीज जैसे उसकी मौजूदगी बयान कर रही थी। यहां तक कि बालकनी में रखा एक कैक्टस का पौधा भी था जिसे वह रोज पानी देती थी। एक हल्की हवा बही और दरवाजे पर लगी पवन घंटी मधुर स्वर में झंझना उठी। राघव ने उसके बिस्तर के पास से एक तकिया उठाया। वह प्यारा था, एक बिल्ली के आकार में बना हुआ। वह उसे देखकर हल्के से हंसा। चलो, आज तो बच गई तुम, लेकिन इस हिसाब का फैसला किसी और दिन होगा। चलो, उसने आदेश दिया और वह अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। वही राघव और उसके लोगों के जाने के कुछ देर बाद पास ही की एक बेंच पर एक साधारण सी पोशाक में बैठी एक लड़की ने चुपचाप अपनी किताब नीचे रखी। उसकी मोटे फ्रेम की ग्लासेस के पीछे से उसकी आंखों में चतुराई की चमक थी। वह और कोई नहीं, आरुषि गुप्ता थी, जो अब पूरी तरह से वेश बदलकर बैठी थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि राघव कपूर उसे ढूंढने जरूर आएगा, इसलिए उसने समय रहते अपने हॉस्टल लौटकर वहां उपस्थिति का भ्रम रचाया, फिर चुपके से वेश बदलकर निकल गई ताकि ऐसा लगे कि वह अभी भी वहां है। इस वक्त उसने एक सिंपल का कुर्ता, मोटा चश्मा, नकली बाल जो कि उसके चेहरे को आधे ढक रहे थे, और चेहरे पर मास्क। शुक्र है, इस बार उसकी योजना काम कर गई। अब आरुषि ने चैन की सांस ली। उसे उस शोरगुल से लग रहा था कि राघव को कोई जरूरी काम आ पड़ा था। वह चाहती थी कि अगली मुलाकात जितनी देर से हो उतना बेहतर हो, ताकि वह जितना हो सके उससे दूरी बना सके। फिर अपनी गर्दन सहलाती हुई आरुषि उठी और आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे की ओर लौटने लगी। आने वाले 15 दिनों तक उसकी जिंदगी में पूरी शांति रही। वह रोज की तरह क्लास अटेंड करती, लाइब्रेरी में पढ़ाई करती और कभी कभी मेडिकल सेंटर में मरीजों का इलाज भी करती। कोई उसे तंग नहीं करता और काम से उसे अच्छी कमाई भी हो रही थी। इस दौरान उसने एक बार भी गुप्ता परिवार का रुख नहीं किया। माधव ने उस सगाई समारोह के बाद क्रोध में आकर बीमार पड़ गए थे और कहा जा रहा था कि अब तक उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ है। कावेरी को भी गुप्ता हाउस वापस लाया गया था। सगाई के दिन निराशा में आकर कावेरी ने अपनी कलाई काट ली थी। आशीष उसे लेकर समय रहते अस्पताल पहुंचा, जिससे उसकी जान बच गई।
अगर वह 30 मिनट और देर से पहुंचता तो शायद सब कुछ खत्म हो गया होता। उसी समय मनोहर और मनीषा को कावेरी की कटी कलाई की तस्वीर और उसका आखिरी मैसेज मिला था। वे घबराकर अस्पताल भागे और सार्थक को चिंता हुई तो वह भी उनके साथ हो लिया। अस्पताल के गेट पर उनकी मुलाकात आशीष से हुई, जो कावेरी को गोद में उठाए तेजी से अंदर जा रहा था। सभी उसके पीछे पीछे भागे। उस रात मनोहर ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर रास्ता खाली करवाया ताकि एम्बुलेंस को कोई रुकावट न आए। अस्पताल में 7 दिन इलाज के बाद कावेरी को घर भेज दिया गया। और जैसा कि आरुषि को पहले से पता था, कावेरी के सारे पुराने अपराध एक झटके में भुला दिए गए। मनीषा को अपनी बेटी के लिए सहानुभूति हुई और वह उसे कहीं भेजने की बात भी भूल गई। मनोहर, मनीषा और सार्थक का सारा ध्यान अब कावेरी पर केंद्रित था। उन्होंने पिछले 1 महीने में आरुषि के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। और ये चीज आरुषि के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उसे वह शांति और सुकून मिल रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। एक दिन जब आरुषि मेडिकल सेंटर जा रही थी, तभी एक वैन उसके सामने जोर की चरमराहट के साथ रुकी। ब्रेक की आवाज से चौंककर उसने ध्यान दिया कि यह वैन कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उससे पहले कि वह और सोचती, कई आदमी वैन से कूदकर बाहर आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। आखिरी आदमी लंगड़ाता हुआ सामने आया, उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। चौंक गई क्या? मैं वापस आ गया हूं। ललित। ये वही ललित था जिसने पहले आरुषि का अपहरण करने की कोशिश की थी। लेकिन जब आरुषि ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो संयोगवश वहां इंटरनेशनल क्रिमिनल्स का एक गिरोह भी आ गया था। उन बदमाशों ने सभी को बंधक बना लिया। उस अफरा तफरी में ललित को उसके बकबक के कारण पैर में छुरा लग गया। बाद में राघव कपूर ने आरुषि को बचा लिया, जबकि ललित और उसका गिरोह भाग निकले। मगर भागते समय उसका जख्म बिगड़ गया और उसे काफी तकलीफ हुई। संक्षेप में, वह जिंदा तो बच गया लेकिन अब लंगड़ा रहा था। और उसने इसकी पूरी जिम्मेदारी आरुषि पर डाल दी थी। अब जब वह मनाली लौटा था तो उसका पहला काम था बदला लेना। आरुषि ने भौहें चढ़ाईं, जैसे उससे तरस आ रहा हो। तुम अभी अभी मनाली लौटे हो और बिना हालात समझे मेरे पीछे चले आए। ललित ने घृणा से होंठ मोड़े। मैं अब लौटा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरूंगा। मिस गुप्ता, ये मत सोचो कि अब तुम मुझे डरा सकती हो। आज हिसाब किताब बराबर करना है। और आज ही तुम्हारा अंत भी। ये तो मायने रखता है, आरुषि ने सहजता से जवाब दिया। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर सुकांत चौधरी अभी मेरे सामने भी खड़ा होता तो उसे भी मुझसे थोड़ा तो सम्मान दिखाना पड़ता। और तुम क्या चीज हो? ललित ने ये सुनते ही जोर का ठहाका लगाया। क्या डींगे मार रही हो? आखिरी बार मैंने चेक किया था तो मुझे तुम्हें मारने की धमकी देने वाला खुद सुकांत था। और तुम कहती हो कि वो तुम्हें इज्जत देगा। क्या बेहुदा मजाक है? हंसते हुए ललित ने अपने फोन को जेब से निकाला। चेहरे पर वही अहंकार झलक रहा था। पर शुक्रिया याद दिलाने के लिए। तुम्हें निपटाने से पहले मुझे सुकांत चौधरी को सूचित करना होगा। अगर उन्हें ये सब पसंद आया तो शायद मुझे और बड़ा इनाम मिलेगा। आरुषि बिल्कुल शांत और संयमित बनी रही। जो करना है कर लो, बस बाद में फोन रखकर रोना मत। इसी दौरान कुछ बीट्स के बाद फोन से सुकांत की आवाज सुनाई दी। वह हैरानी से बोल रहे थे, ललित, अरे तू अब तक जिंदा है? कहाँ गायब था इतने दिन? अरे चौधरी साहब, ललित की आंखें भर आईं। पिछले कुछ हफ्तों की तकलीफें याद कर वो लगभग रो ही पड़ा। उस रात जंगल में वह और उसके 2 साथी जान बचाने को भागे थे, डर के मारे कांपते हुए। अंधेरा उन्हें निगल चुका था और फिर वे एक गहरी खाई में गिर पड़े, जहां कुछ डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। 2 दिन भूखा रहने के बाद कुछ मशरूम तोड़ते ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उनकी जान बचाई। इसके बाद वह 1 महीने तक गांव के अस्पताल में भर्ती रहा। बीती रात ही वह मनाली लौटा था। ओह चौधरी साहब, मैं तो मरते मरते बचा। ललित ने छाती ठोकते हुए कहा, पर चिंता मत कीजिए, मैं अभी तक आपकी बात भूला नहीं हूं। मनाली लौटते ही सबसे पहले मैं आरुषि गुप्ता को पकड़ लाया हूं। ये रही मेरे सामने। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। सुकांत ने आवाज में झल्लाहट के साथ पूछा, क्या कहा तूने अभी? मैंने कहा, मैं मरते मरते बचा। वो नहीं, आखिरी बात। ओह, मैंने कहा, मैं जैसे ही मनाली लौटा मैंने सबसे पहले आरुषि को पकड़ लाया। वो मेरे ही हाथ में है। बस आप आज्ञा दीजिए चौधरी साहब, मैं अभी निपटा दूंगा उसे। ललित अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से धमाके जैसी आवाज आए। ललित, तू है कहाँ हरामखोर? मैं आ रहा हूं तुझे मारने। अरे चौधरी साहब, इतना उत्तेजित मत होइए। मैं सैंड रोड पर हूं।
ललित ने समझा कि ये गुस्से वाली प्रतिक्रिया असल में उसकी तारीफ है। 11 मिनट बाद सुकांत की स्पोर्ट्स कार की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह प्रैक्टिकली उछलकर गाड़ी से बाहर निकले और सीधे ललित के सिर पर घूंसा मारा। उसके बाद भूसों की बौछार करते हुए चीख पड़े, तुझे किसने कहा उसे हाथ लगाने का? ये बता, क्या तेरी मौत आई है? तुझे लगा तू बहुत होशियार है? तुझे लगा मैं तारीफ कर रहा था? नालायक, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। ललित कुछ समझ ही नहीं पाया कि जो समझा था वह उल्टा पड़ गया था और उसकी शामत आ चुकी थी। सुकांत ने ललित की जमकर धुनाई कर डाली। वो इधर उधर उछलता रहा और हर वार के साथ जमीन से टकराता रहा। अब ललित का पूरा चेहरा सूज गया था, होंठ फट चुके थे और वो पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसने जैसे तैसे बोलने की कोशिश की, चौधरी साहब, मैं तो आपके ही आदेशों का पालन कर रहा था। आपने ही तो कहा था कि आरुषि को निपटाना है और एक साफ सुथरा काम हो। ये सुनकर सुकांत का चेहरा कुछ पल के लिए पलटा। उसने धीरे से सिर घुमाकर आरुषि की तरफ देखा, प्रार्थना करता हुआ कि काश उसने ये सब न सुना हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरुषि से टकराई, वो मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, मानो कह रही हो कि बेटा, जरा अब बताओ क्या कहना है। पर सुकांत ने कुछ नहीं कहा। उसने ललित को बुरी तरह पीटा और उसके साथ आए चमचों को भी नहीं छोड़ा। जब सब खत्म हुआ तो सुकांत की सांसें फूल रही थीं, उसके डिजाइनर कपड़े सिलवटों से भरे थे, बाल बिखर चुके थे। वह हाँफते हुए आरुषि की तरफ मुड़ा और जल्दी से सफाई देने लगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये सब मेरा प्लान नहीं था। सच में। फिर उसने हाथ उठाकर शपथ ली, भगवान की कसम, ये सब मेरा नहीं था। आरुषि ये बात पहले से जानती थी, लेकिन उसने बात को और आगे बढ़ाया। सिर्फ पीटना ही तो बहुत हल्की सजा है। मेरी एक बुरी आदत है, मैं बदला लेना कभी नहीं भूलती। तुम बस कहो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सुकांत ने बिना सोचे समझे बोल दिया। ये सुनकर ललित और उसके गुंडों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुकांत का ऐसा रवैया देखकर लगा कि आरुषि कुछ भी कह दे, चाहे उन्हें खत्म ही क्यों न करना हो, वह भी मान जाएगा। सिर्फ ये सोचकर ही ललित की रूह कांप गई। उसे याद आया कि कैसे आरुषि की आंखों में वो खून खराबे जैसी नजर थी। वह जल्दी से घिसटते हुए उसके पास आया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो आरुषि जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, कसम से। आरुषि ने उसकी हथेली को एक झटके से दूर करते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। वो क्या है ना, आजकल कुछ लोग काफी अमीर हो गए, मुझे उन्हें उनकी जगह दिखानी है। मतलब? ललित हैरानी से पूछता है। जिस पर आरुषि उसे सब कुछ बताती है। आरुषि की बात सुनते ही ललिता के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। आरुषि मैडम, अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। वही उसकी बात कर आरुषि के चेहरे पर भी एक रहस्यो मुस्कान आ जाती है। आखिर क्या सोच रही है आरुषि? किसे उसकी जगह दिखाने की बात हो रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब बदला नहीं, जान लेनी है। सुकांत ने तुरंत हामी भरी, सुना तुम सबने। अब से हम सब आरुषि जी की बात मानेंगे। हाँ, बिल्कुल सुना। ललित, जो पिटकर अधमरा हो चुका था, विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाकी गुंडे भी जोर जोर से सिर हिलाकर हामी भरने लगे। आरुषि ने सुकांत की ओर एक नजर डाली, मानो इशारा कर रही हो, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा काम खत्म हो गया है। समझ गया। सुकांत मुस्कुराया और आरुषि की बात सुनते ही बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ा। आरुषि ने हर्षवर्धन की जान बचाई थी, इसलिए चौधरी परिवार उस पर बहुत बड़ा एहसान मानता था। भले ही उन्होंने इलाज के लिए भारी भरकम फीस दी हो और अपहरण की नाकामी के बाद 60 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर भी थमा दिए हों, फिर भी सुकांत को हर्षवर्धन की वो चेतावनी आज भी याद थी। उस लड़की को हल्के में मत लेना। अगर वो किसी की जान बचा सकती है तो उसे मिटा भी सकती है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उससे पंगा मत लेना, वरना कब तुम मौत की नींद सो जाओगे, ये खुद तुम्हें नहीं पता चलेगा। और फिर अगर उसने हमें एक बार बचाया है तो जरूरत पड़ने पर हमें उसकी दोबारा मदद भी चाहिए होगी। मिरेकल हीलर से दुश्मनी मत मोल लो, समझे? सुकांत ने ये बात गांठ बांध ली थी। वही उसे आज भी याद था जब वह आरुषि के सामने झुक गया था, ये सोचकर कि वह अब उसे जलील करेगी या बदला लेगी। लेकिन उसने केवल हर्षवर्धन का इलाज करने की हामी भर ली। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद आरुषि वैसी नहीं है जैसी कावेरी उसे बताती थी। सुकांत के जाने के बाद ललित और उसके साथियों ने आरुषि के सामने हाथ जोड़ लिए। आरुषि जी, बताइए क्या करना है।
आरुषि ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें सचिन याद है? बिल्कुल, हम उसके बारे में कैसे भूल सकते हैं। सचिन गुप्ता का नाम आते ही उन्हें उसकी गंदी हरकतें याद आ गईं। ललित का चेहरा उतर गया। उसे लगा आरुषि अब उस पुराने हिसाब का बदला लेने वाली है। उसने जल्दी से कहा, आप तो अब मनाली की सबसे अमीर परिवार की बेटी हैं। ऐसी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। प्लीज हमें जाने दीजिए। आरुषि ने उसके मन की बात भांप ली और एक ठंडी हंसी के साथ बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सचिन के करीब पहुंचो। ये सुनकर ललित थोड़ा निडर हुआ और चटखारे लेते हुए बोला, वो तो इन दिनों बहुत ऐश कर रहा है। गुप्ता परिवार से 50 करोड़ मिलते ही वो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता। दिन भर पार्टी करता है और एक दिन तो मुझे भी दोस्ती का ऑफर दे डाला। साल अब खुद को समझता क्या है। लेकिन आरुषि जी, आप क्यों चाहती हैं कि मैं उसके करीब जाऊं? आरुषि धीरे से झुककर ललित की ओर देखती है। उसकी आवाज बेहद शांत, लेकिन भीतर छिपी शरारत और खतरे की आभास से ललित की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसके पास गुप्ता परिवार से मिले हुए 50 करोड़ है ना। अब तुम उसे एक एडवेंचर पर लेकर जाओगे, उसे मजा करोगे, लेकिन जब तक उसका एक एक पैसा खत्म न हो जाए और वो कर्ज में डूब न जाए, तब तक रुकना मत, समझे? ललित कुछ पल के लिए सुन्न रह गया, फिर जल्दी से सिर हिलाने लगा। समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। उसने एक पल को आरुषि की आंखों में वो क्रूर चमक देखी और उसे एहसास हुआ कि आरुषि अब सचिन से बदला लेने वाली है, ऐसा बदला जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। वो जानती थी कि सचिन ने जिस ऊंचाई पर खुद को समझा है, अब उसी ऊंचाई से गिरकर वो बर्बादी के गड्ढे में जा गिरेगा। ललित ने घबराकर फिर से कहा, आप चिंता मत कीजिए आरुषि जी, मैं सब संभाल लूंगा। तो जाओ। आरुषि के आदेश मिलते ही ललित और उसके गुंडे ऐसे दौड़ पड़े जैसे किसी ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया हो। जाते जाते ललित चापलूसी नहीं भूला, जैसे ही कुछ प्रगति होगी मैं आपको खबर दूंगा। आरुषि हल्के से मुस्कुराई। अब उसे बदला नहीं चाहिए था, बल्कि उसे अब सचिन की मौत चाहिए थी। पुरानी रंजिशें और नई दुश्मनियां अब एक साथ आरुषि के जहन में थीं, और इस बार वह किसी को नहीं छोड़ने वाली थी। सचिन गुप्ता को आरुषि से बेहतर कोई नहीं जानता था। वह जानती थी कि जैसे ही उसके हाथ से 50 करोड़ की राशि खत्म होगी, वो फिर से उसी पर टूट पड़ेगा, कभी धमकी तो कभी लालच देकर उसे पूरी तरह से निचोड़ने की कोशिश करेगा। और अब जब वहां भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा तो उसका अगला निशाना कौन होगा? बिल्कुल, उसकी अपनी बहन कावेरी। आरुषि के होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी। कावेरी ने उसे जितनी बार चोट पहुंचाई थी, अब उसकी भरपाई का समय आ गया था। 50 करोड़ मिलने के बाद सचिन ने खुद को ऐशोआराम की दुनिया में पूरी तरह डुबो दिया था। कभी जो कर्ज में डूबा हुआ था, लोगों से छिपता फिरता था और जिसे न लड़कियां भाव देती थीं, न ही वो अपनी मनचाही चीजें खरीद सकता था, अब वही सचिन महज हाथ हिलाते ही भीड़ में लड़कियां बटोर लेता था। जो लोग पहले उसकी बेइज्जती किया करते थे, आज वही उसे सचिन सर कहकर बुलाते थे। इस बेइंतहा चापलूसी ने उसे पूरी तरह से घमंडी बना दिया था। उसे लगने लगा था कि अब वो वाकई ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है। ऐसे में जब ललित उससे बार बार मिलने आने लगा और दोस्ती की बात करने लगा, तो सचिन का घमंड और भी बढ़ गया। चलो भाई, आज की ड्रिंक मेरी तरफ से, सचिन ने नाइट क्लब में अपनी ग्लास उठाकर कहा। ललित ने मुस्कुराते हुए ग्लास खाली कर दी। सचिन पहले से ही नशे में धुत था। उसने ललित के गाल पर हल्का सा थपथपाते हुए ताना मारा, याद है जब मैं तुझसे थोड़े पैसे उधार मांगता था, तब तू मुझे क्या समझता था? अब देख कितनी दौलत है मेरे पास। फिर उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और पास खड़ी एक होस्टेस की ड्रेस में ठूंसते हुए बोला, अब पैसों की कोई कमी नहीं है। भीड़ में शोर मच गया, सब उसकी तारीफों में लग गए। सचिन ने जोर से हंसते हुए मेज पर हाथ मारा, आज की रात मेरी तरफ से है, पियो सब। भीड़ का जोश और बढ़ गया। ललित ने पुराने अपमान को नजरअंदाज करते हुए उसके पास बैठते हुए फुसफुसाकर कहा, सचिन, लगता है तुम कुछ भूल रहे हो, वो 50 करोड़ हमेशा नहीं रहने वाले। तू चाहे तो मैं तुझे एक जबरदस्त मौका दिखा सकता हूं, ऐसा सौदा जो गारंटीड मुनाफे वाला है। उसने पहले भी कई बार इस बारे में कहा था, लेकिन हर बार सचिन ने टाल दिया था। मगर इस बार वह थोड़ा रुचि से बोला, बोल क्या है? अब जाल बेच चुका था। ललित ने मुस्कुराते हुए एक स्कीम बताई, जुए का जाल, ठीक वैसा ही जैसा सचिन को पसंद था। सुनते ही सचिन की आंखों में चमक आ गई। सच में? क्या वाकई इतने अच्छे चांस हैं? क्यों न एक बार आजमा कर देख ले? पर तभी सचिन थोड़ी शंका के साथ बोला, ललित, कहीं तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा?
कौन तुम्हारे जैसे के थोड़े से पैसों के लिए झांसा देगा। ललित ने अनमने अंदाज में कंधे उचकाए और जाने का नाटक किया। सचिन ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, अरे यार, हम तो जिगरी दोस्त हैं ना। चल ट्राई करता हूं, लेकिन अगर मैं हार गया तो तुझसे ही बदला लूंगा। उसके इस बात पर ललित ने समझाते हुए कहा, तो फिर ये सब तेरी किस्मत पर है। शुरुआत छोटे दांव से कर और अगर समझ आए कि नहीं जम रहा तो निकल जाना। हालांकि वह ऐसा कह रहा था, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि सचिन जैसे लोगों का जुए के सामने टिक पाना नामुमकिन है। जैसे शेर अपनी शिकारी आदत नहीं बदल सकता, वैसे ही सचिन अपनी आदत नहीं। 50 करोड़ मिलने के बावजूद सचिन ने जुए की आदत नहीं छोड़ी थी, और अब जब ललित ने उसे नए अड्डों और स्कीमों से रूबरू करवाया तो वो पूरे जोश में कूद पड़ा। एक राउंड खेला और दांव बढ़ाया, और जैसा ललित ने दावा किया था उसे भारी जीत मिली और 1-2 करोड़ तक जीत चुका था। चलो फिर से खेलते हैं। पिछली बार तो दांव छोटा था, बार बार खेलने से उसकी जीतें बढ़ती गईं। सचिन जैसे जुएबाज के लिए जीत का स्वाद नशे जैसा था। उसे लगने लगा था कि अब वह अजेय है, मगर वक्त के साथ उसकी किस्मत पलटी खाने लगी। एक के बाद एक हार मिलने लगी। हर हार के बाद वह मेज पर मुट्ठियां मारता और अपनी पिछली रकम वसूलने के लिए और बड़ा दांव लगाता। जब भी थोड़े पैसे वापस मिलते तो लालच और बढ़ जाता। दिन दर दिन उसके पास के 50 करोड़ उड़ते चले गए। अब वो पूरी तरह से हार के अंधकार में डूब चुका था। क्या तुझे अपनी किस्मत पलटनी है? ललित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे थोड़े पैसे उधार दे सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट तो तुझे पता है ना, ये लो कलम और दस्तखत करो। सचिन तो वैसे भी दोबारा जीतने की उम्मीद में जल रहा था। उसने एक पल की भी देर नहीं की और ललित के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। पहले 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर बढ़कर 10 करोड़ और फिर 20 करोड़ तक उसने उधार ले लिया। जब तक जुए के अड्डे के कर्मचारियों ने उसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला, वह ये चिल्ला रहा था, बस एक बार और खेलने दो, मैं जरूर जीत जाऊंगा। पहले जो उधार लिया है वो चुकाओ, तब देखेंगे। ललित ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा और एक मोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मेज पर फेंक दिया। महज 1 महीने में वह और सचिन अच्छे दोस्त दिखने लगे थे। लेकिन आज ललित ने कहा, तू खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड समझता है, तू समझा क्या है खुद को? और फिर उसने सचिन को जोरदार लात मारी। बेस्ट फ्रेंड तेरी? सचिन जमीन पर जा गिरा। जब उसे बताया गया कि वह 30 करोड़ रुपए का कर्जदार हो चुका है तो उसने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ, 30 करोड़ है तो? मुझे नहीं जानते क्या, मेरे पास अभी भी बहुत पैसा है। इतनी छोटी रकम की परवाह मैं नहीं करता। तो दिखा पैसा, ललित ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। कहाँ है? सचिन ने खुद को टटोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। वो अपनी लाखों की घड़ी तक बेच चुका था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। उसने तो हर्षद और यामिनी के लिए 6 करोड़ की कोठी खरीद रखी थी, पर जैसे ही उसने अपने बाकी असेट्स की डींग हाँकनी शुरू की, ललित ने एक और कॉन्ट्रैक्ट मेज पर पटका। क्या अब तू उसी विला का नाम लेगा? ललित ने व्यंग्य किया। वो 6 करोड़ की कोठी, जिसकी कीमत अब 4 करोड़ आंकी गई है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी तूने मेरे नाम कर दिया है। मेरे आदमी अभी जा रहे हैं वो घर कब्जे में लेने। अब और क्या बचा है तेरे पास, सोच ले। सचिन का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसे पूरी तरह बेवकूफ बनाया गया है। अब वो सिर्फ कंगाल नहीं था, बल्कि 30 करोड़ के ऊंचे ब्याज वाले कर्ज में भी डूब चुका था। 30 करोड़! वह घिसकता हुआ ललित के पैरों में गिर पड़ा। ललित भाई, कसम से, मैं सब चुका दूंगा। लेकिन ललित ने उसे फिर से लात मारी और जमीन पर थूकते हुए कहा, ललित साले, तेरा बाप है क्या? ललित, माफ कर दो दुबे सर, प्लीज वो विला मत ले जाए। अगर वो भी चला गया तो हम कहाँ रहेंगे? सचिन बिलख पड़ा। वहीं जा जहां से आया था। मुझसे क्या लेना देना? जुआ खेलने का शौक था तो अब भूख तो। मैंने तो मेहरबानी करके पैसे दिए थे। अब अगर तू मना कर रहा है तो ये तेरा मसला है। वैसे भी तू तो खुद को गुप्ता परिवार का रिश्तेदार बताता फिरता है ना। मनाली में वही तो सबसे अमीर लोग हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 100 करोड़ रुपए ब्रिज बनाने में दान दे दिए हैं। तेरे जैसे की मदद करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो चल, जा उनसे मांग पैसा। तुझे तो हमेशा उनसे कनेक्शन की डींग मारने की आदत है ना। उधर दिल्ली एक आलीशान ऑफिस में एक आदमी खुद को फाइल्स के ढेर में घुसाए हुए था, तभी उसके पास एक फोन आता है, सर डीएनए रिपोर्ट। दूसरे तरफ की आदमी की बात सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर जैसे एक मुस्कान पसर जाती है। फिर वो अपने कड़क लहजे में कहता है, आरुषि को ढूंढो उसे। आखिर कौन है वो आदमी? क्या आरुषि सच में सचिन की जान चाहती है?
एक डीएनए रिपोर्ट आ गई। वैसे भी तू तो खुद को गुप्ता परिवार का रिश्तेदार बताता फिरता है ना। मनाली में वही तो सबसे अमीर लोग हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 100 करोड़ रुपए ब्रिज बनाने में दान दे दिए हैं। तेरे जैसे की मदद करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो चल जा उनसे मांग पैसा। तुझे तो हमेशा उनसे कनेक्शन की डींग मारने की आदत है ना। मैं। सचिन गुप्ता का चेहरा शर्म और गुस्से से गहरा सुर्ख हो गया। वह अक्सर गुप्ता परिवार से अपने घनिष्ठ संबंधों की डींगे मारता था और ज्यादातर लोग उस पर यकीन भी कर लेते थे। पर सच सिर्फ वह खुद जनता था। गुस्से और हताशा से भरा हुआ अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, आरुषि। आखिर उसने तो उस परिवार के साथ पूरे 18 साल बिताए हैं। क्या वो इतनी आसानी से सब तोड़कर अलग हो सकती है? क्या उसे कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस होगी? नहीं, सचिन आरुषि को इतनी आसानी से अलग नहीं होने देगा। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, ललित मुझे 2 दिन दे दे। मैं उस लड़की को मेरी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ललित की आंखें सिकुड़ गईं। उसका स्वर अब ठंडा और खतरनाक था, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे पैसे कहाँ से मिलते हैं। पर मेरी एक शर्त है, अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो हर दिन एक एक उंगली काटूंगा। वो रुककर बोला, और अगर सारी उंगलियां चली गईं फिर भी पैसे नहीं दिए, तो तेरे पास जो भी कीमती चीजें होंगी उन्हें बेच डालूंगा। यानी कि तेरे वो वाले भी। समझा? समझ गया। हाँ, समझ गया। सचिन ने तेजी से सिर हिलाया। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उधर दिल्ली एक आलीशान ऑफिस में एक आदमी खुद को फाइल्स के ढेर में घुसाए हुए था, तभी उसके पास एक फोन आता है, सर डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं की। दूसरे तरफ की आदमी की बात सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर जैसे एक मुस्कान पसर जाती है। फिर वो अपने कड़क लहजे में कहता है, आरुषि को ढूंढो। उधर अगले 2 दिन वह आरुषि के कॉलेज के आसपास मंडराता रहा, किसी तरह अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हुए उधर उधर घूम रहा था। अगर सुरक्षा गार्ड उसे रोकते नहीं तो वह कब का भीतर घुसकर उससे पैसे की मांग कर चुका होता। जैसे जैसे समय निकलता गया, सचिन बेचैनी से दीवार फांदने की योजना तक सोचने लगा। तभी उसने देखा, एक जानी पहचानी आकृति कॉलेज गेट से बाहर निकल रही थी। वो आरुषि थी। आरुषि कुछ सामान खरीदने निकली थी और नाइट मार्केट की ओर जा रही थी। 2 दिन कॉलेज के बाहर भटकते भटकते सचिन का हुलिया बिगड़ चुका था। उसकी दाढ़ी उगाई थी, कपड़े मैले और झुर्रियों से भरे थे और शरीर से बदबू इतनी आ रही थी कि खुद उसे सहन नहीं हो रही थी। उसे देखते हुए आरुषि ने नाक सिकोड़ते हुए कदम पीछे खींचे और चौंकने का नाटक किया, ये क्या हाल बना रखा है? तुझे 50 करोड़ मिले थे ना, और तूने 3 महीने में ही सब उड़ा दिए। सचिन वैसे तो कमजोरों पर धौंस जमाने वाला था और ताकतवरों के सामने घुटनों के बल बैठ जाने वाला। ललित जैसे लोगों के सामने वह दुम दबाकर खड़ा रहता, एक शब्द भी विरोध में नहीं कहता। पर आरुषि, महज 18 साल की लड़की, उसके सामने उसका आत्मविश्वास लौट आया और वही पुराना घमंडी अंदाज लौट आया। आरुषि, 3 महीने हो गए तुझे गुप्ता परिवार में लौटे हुए, है ना? तुम सबसे अमीर परिवार की बेटी है। तुझे तो अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती होगी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 30 करोड़ दे दे। आरुषि कुछ नहीं बोली। आरुषि को सचिन की 30 करोड़ की मांग सुनकर हंसी आ गई। तू खुद को देख जरा, तेरी औकात है 30 करोड़ की? उसकी मुस्कान में तिरस्कार और मजाक दोनों थे। मैं तेरा भाई हूं। सचिन गुस्से में चिल्लाया, ज्यादा मत बढ़। मैं सिर्फ पुराने रिश्ते की खातिर तुझ पर हाथ नहीं उठा रहा। क्या भूल गई कैसे बचपन में हर बार तेरी पिटाई लगती है? आरुषि की मुस्कान और गहरी हो गई। भला वो कैसे भूल सकती थी? जब से उसे होश आया उसने न जाने कितनी बार मार खाई थी। बचपन में वो बिल्कुल बेबस थी। जो ताकतवर थे वही उसके ऊपर हावी रहते थे। जब खुद कमाने लगी तब जाकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन तब भी उसका सामना एक ऐसे दत्तक परिवार से था जो उसे लगातार दबाता, शोषण करता रहा। इसी वजह से उन्हें लगने लगा कि वे अब भी उसे अपने पैरों तले रौंद सकते हैं। वही उसकी धमकी सुन आरुषि का चेहरा कठोर हो गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। मजाक मत कर, तेरे असली माँ बाप मनाली के सबसे अमीर लोग हैं। वे तो सैकड़ों करोड़ दान में दे देते हैं। तुझसे कितना प्यार करते हैं, वो तुझे पैसे क्यों नहीं देंगे? इतना कहकर सचिन ने आरुषि का बैग पकड़ने की कोशिश की ताकि उसके कार्ड चेक कर सके। लेकिन आरुषि की आंखों में अंधेरा छा गया। एक झटके में उसने उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी आवाज अब चेतावनी से भरी हुई थी, लगता है तुझे सबक अभी तक नहीं मिला क्योंकि पिछली बार तेरी हड्डी मैंने तोड़ी नहीं थी। आह, दर्द हो रहा है। सचिन जमीन पर गिर पड़ा और आरुषि ने उसकी पीठ पर घुटना रख दिया।
उसकी चीखें सुनकर राह चलते लोग मुड़कर देखने लगे। आरुषि ने धीमे स्वर में कहा, तू सही कह रहा है। मेरे असली माता पिता अमीर हैं, लेकिन वे मुझसे प्यार नहीं करते। उन्हें कावेरी ज्यादा पसंद है। वो रुककर बोली, वैसे क्या तू भूल गया? कावेरी ही तो तेरी सगी बहन है। अगर पैसे चाहिए तो उसी के पास जा, मेरे पास क्यों आया है? आरुषि की बात सुनकर सचिन जैसे मूर्ख को भी समझ आ गया कि वो उसे किसी और के खिलाफ उकसा रही है। कम भक्त, तू बड़ी चालाक निकली। तू दूसरों को बीच में क्यों लाना चाहती है? आरुषि ने अपनी एड़ी और जोर से दबाए और कहा, देख, अब तुझे खुद समझ आ गया कि तू क्या कर रहा है। सचिन ने गालियां बकते हुए कहा, तेरा चालाकी से काम नहीं चलेगा। या तो तू 30 करोड़ दे दे और मैं तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊं, वरना मैं तेरी जिंदगी नरक बना दूंगा। सोच ले आरुषि, फैसला तेरा है। उसने सोचा अब उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि उसे पता था कि भले ही कावेरी उसकी बहन हो, मनोहर और मनीषा उसे बचा लेंगे। वो उसके पास हाथ तक नहीं लगा सकता। लेकिन आरुषि, उसके पास तो कोई नहीं है। उसे डराने, धमकाने, बदनाम करने जैसे कई तरीके थे उसके पास। पर आरुषि मुस्कुराए। वह पूरी तरह शांत थी, उसकी मुस्कान में खतरे की एक परत थी। जो करना है कर ले। कर्ज में तो तू है, मैं नहीं। जुए की 30 करोड़ की रकम ब्याज समेत जल्दी ही 100 करोड़ हो जाएगी ना। आरुषि के इन बातों से सचिन की आंखें फैल गईं। उसने आरुषि से पैसे मांगे थे पर कारण नहीं बताया था। अब उसे घबराहट होने लगी। तुझे मेरे जुए के कर्ज के बारे में कैसे पता चला? क्या आरुषि भी इसमें शामिल थी? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, आरुषि के पास इतना दम नहीं। वो फिर से कुछ धमकी देने ही वाला था कि आरुषि ने उसे झटका देकर छोड़ दिया। वो बोली, कावेरी के पास अनलिमिटेड लिमिट की ब्लैक कार्ड है। दम है तो उससे मांग। इसके साथ ही उसने सचिन को एक लात मारी और आदेश दिया, अब दफा हो जा यहां से। कुछ क्षण सोचने के बाद सचिन ने पीछे हटने का फैसला किया। पहली बात, उसे मानना पड़ा कि वह लड़ाई में आरुषि से जीत नहीं सकता। और दूसरी बात, कावेरी के पास जो अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड था उसकी चमक बहुत ज्यादा लुभावनी थी। आरुषि के सामने सिर पटकने से अच्छा था कि वह कावेरी से कुछ निकलवाने की कोशिश करता। वो कोमल और भावुक लड़की उसके लिए कहीं ज्यादा आसान शिकार हो सकती थी। यही सब सोचकर सचिन वहां से निकल गया। आरुषि ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ कदम चली ही थी कि उसे पेड़ की छांव में खड़ा कोई शख्स नजर आया। वो सार्थक था। उसे न तो ये पता चला कि सार्थक कब वहां आया और न ही ये कि उसने कितनी बातें सुनी थी। लेकिन सार्थक जैसी पैनी नजरों वाला व्यक्ति आसानी से यह समझ सकता था कि आरुषि ने जानबूझकर सचिन को कावेरी की ओर मोड़ा था। फिर भी आरुषि ने अपने चेहरे पर न कोई घबराहट आने दी, न ही कोई शर्मिंदगी। वो आत्मविश्वास के साथ उसके पास चली गई। अभी जो गया वो कौन था? सार्थक ने सीधा सवाल पूछा। बस एक कचरा, आरुषि ने बेहद सहजता से कहा। वो तुम्हें जानता था। सार्थक की आवाज में निश्चितता थी, जैसे वो तह तक पहुंचना चाहता हो। आरुषि ने हल्का सा सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरे अडॉप्टेड परिवार का भाई है। वो तुमसे क्या चाहता था? हालांकि सार्थक को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन मनीषा ने उसे उस समय के बारे में जिक्र किया था जब वह धूर्त परिवार उनसे मिलने आया था, और कैसे उन्होंने कावेरी के असली माँ बाप से रिश्ता तोड़ने के लिए 50 करोड़ दिए थे। आरुषि ने सच सच जवाब दिया, पैसे मांग रहा था। उसने तुम्हें धमकाया। सार्थक का चेहरा कड़ा हो गया। अगर उसे पहले पता होता तो वो वहीं पहुंचकर बीच में आ जाता। अब आरुषि को पूरा यकीन हो गया कि सार्थक ने उसकी और सचिन की पूरी बातचीत नहीं सुनी थी। पर भले ही सार्थक ने सारी बातें सुन ली होती तो भी क्या फर्क पड़ता? आरुषि को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि गुप्ता परिवार के साथ उसे रहना ही नहीं था। उसने सहजता से पूछा, आपको मुझसे कुछ काम था? उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके व्यवहार में दूरी भी थी। वो एक ऐसी आभा बिखेर रही थी जो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती। और सार्थक जैसा संवेदनशील व्यक्ति इस बात को कैसे नजरअंदाज करता? थोड़ा असहज महसूस करते हुए सार्थक ने सफाई दी, इन दिनों घर में बहुत काम रहा, इसलिए तुम्हें देखने नहीं आ पाया। हाँ, वाकई में वो बहुत व्यस्त था। कभी काम में तो कभी अस्पताल में कावेरी की देखभाल में, इतना कि मानो कोई आरुषि नाम की लड़की अस्तित्व में ही नहीं थी। और कुछ? आरुषि ने पीछे पलटकर देखा और कहा, मुझे जाना होगा, वरना मुझे जिस दुकान से कुछ खरीदना है वो शायद बंद हो जाए। आरु। जैसे ही आरुषि मुड़ी, सार्थक ने माथा रगड़ते हुए पुकारा, कल वीकेंड है, तुम्हें घर आना चाहिए। आरुषि को सगाई की पार्टी के बाद से 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन वह अब तक एक बार भी घर नहीं लौटी थी।
पेड़ों की छांव में उसका पतला सा सिलहट धुंधला सा दिख रहा था। चांदनी की ठंडी रोशनी में वह कुछ क्षणों के लिए रुकी, फिर पीछे देखे बिना चल पड़ी। सार्थक उसकी कही बात ठीक से सुन नहीं पाया। आरुषि ने धीरे से सिर्फ इतना बुदबुदाया, मैं कहाँ की हूँ? वो मेरा घर नहीं है। उधर सचिन उस 30 करोड़ रुपए की खातिर गुप्ता निवास के बाहर पूरी रात मंडराता रहा। आज आखिरी दिन था। अगर दोपहर तक पैसे नहीं मिले तो ललित उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और फिर उंगलियां कटने की धमकी हकीकत बन सकती थी। घबराहट में डूबे हुए सचिन ने देखा, सुबह के 9 बजे कावेरी घर से निकली। गुप्ता परिवार की नन्ही राजकुमारी होने के नाते उसके पास एक निजी ड्राइवर था। सचिन बस देखता रह गया जब वो लग्जरी कार में तेजी से निकल गई। हरामखोर, सचिन ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया और फिर भागते भागते एक उबर पकड़ने में सफल रहा। कावेरी मॉल जा रही थी। 1 महीने की लंबी रिकवरी के बाद उसे बाहर जाने की अनुमति मिली थी और आज वह अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए निकली थी। करीब 10 मिनट बाद सचिन ने देखा कि कावेरी कई बाइक्स लिए चल रही थी। वह अपनी ब्लैक कार्ड को इतनी सहजता से स्वाइप कर रही थी मानो उसमें पैसे कभी खत्म ही नहीं हो सकते। इसी कारण सचिन की आंखों में लालच चमक उठा। जैसे ही कावेरी वॉशरूम की ओर बढ़ी, वह दरवाजे पर आकर उसे रोक खड़ा हुआ। कावेरी, अपनी सगी भाई को भूली तो नहीं? कावेरी चौंक गई। पहली ही नजर में वह सचिन को पहचान गई थी। वही उसका खून और वो भी वही चेहरा जो सर्जरी से पहले उसका था। उसका खून खौल उठा। कावेरी ने ठुड्डी ऊपर उठाकर अहंकार से कहा, क्या मेरी मम्मी ने तुम्हें 50 करोड़ नहीं दिए थे? अब क्या चाहिए? सचिन ने होंठ चाटते हुए, दोनों हाथ मलते हुए कहा, थोड़ी मुसीबत में हूं। 30 करोड़ की सख्त जरूरत है। तुम मेरी सगी बहन हो, मुझे यूं तड़पते नहीं देखोगी ना? 30 करोड़ रुपये कावेरी के लिए तो कुछ भी नहीं थे। हाँ, है मेरे पास। मेरे बर्थडे पर तो मुझे सैकड़ों करोड़ का गिफ्ट मिल सकता है, उसने व्यंग्य से कहा। फिर एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर बोली, पर मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। क्यों? अब इनकार सुन तुम्हें गुस्सा आ रहा है? सचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। गुस्से से कांपती हुई कावेरी चिल्लाए, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ जितना चिल्ला सकती हो, सचिन ने बेहियाई से कहा। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं बाहर जाकर तुम्हारी उन प्यारी सहेलियों को बताऊंगा कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। फिर तुम्हारे असली माता पिता को भी कॉल करूंगा और सबका परिचय करा दूंगा। कावेरी के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसके चेहरे पर हत्या करने जैसा भाव आ गया था। जब से ये उजागर हुआ था कि वो गुप्ता परिवार की असली बेटी नहीं थी, उसे न जाने कितने तानों का सामना करना पड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह हर्षद और यामिनी ने बेहयाई की सारी हदें पार कर दी थीं। अगर ये बात और फैली तो उसकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। और आज तो उसकी आशीष से मुलाकात थी। अगर आशीष को पता चल गया कि कावेरी के असली माता पिता और भाई ऐसे घटिया लोग हैं, तो क्या वो उससे घृणा नहीं करेगा? तभी उसके बाहर खड़े दोस्त चिल्लाए, कावेरी, हो गया क्या? मिस्टर लालवानी आ गए हैं। मैंने उन्हें लिफ्ट से ऊपर आते देखा, सीधे इस ओर आ रहे हैं। कावेरी ने मुट्ठियां भींच ली, मैं बस आ रही हूं। उसकी आवाज में छुपा घबराहट का कंपन कोई ध्यान से सुनता तो साफ महसूस कर सकता था। सचिन ने एक उंगली हवा में उठाते हुए कहा, प्यारी बहन, 30 करोड़ में रिश्ता तोड़ना कोई बुरा सौदा नहीं है ना? अब जब कावेरी को लोग बाहर आता नहीं देखते हैं तो उसकी सारी सहेलियां खुद अंदर आने के लिए बढ़ जाती है, जिसके कारण कावेरी अब और भी ज्यादा घबरा जाती है। आखिर क्या करेगी कावेरी? क्या सोच रही है आरुषि? वो क्यों भेजी सचिन को क्वेरी पास? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।